हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अचीव सी पेप के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम यहाँ हर मंथ के विजन के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन आती है, हमारा मेन पर्सपेक्टिव होता है कि हम पेपर 2 रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है विजन आईएएस के मंथली मैगजीन में, उनको डिटेल्ड में डिस्कशन करें। ठीक है, ये हमारा सेशन बिल्कुल डिटेल्ड डिस्कशन रहता है। ठीक, आप मस्त पेन और पेपर लेकर बैठो यहाँ पर, और जो भी इस डिस्कशन से आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लगती है आप उसको जॉट डाउन करते जाओ अपने नोट में। ठीक है, ताकि आप सही से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सको। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है और ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस से आपका अच्छा होगा। ठीक है, और मैं हर एक लेक्चर में आपको ये चीज़ कहते रहता हूँ कि आपको किस तरीके से लॉन्ग टाइम में आपको सही करना है। ठीक है, सीइंग द कंपटीशन आप देख सकते हैं, एक एक मार्क्स के लिए फाइट होती है। ठीक, तो आपको वहाँ पे अपने हर एक मार्क्स को किस तरीके से इंक्रीज करना है, आपको ये चीज़ आनी चाहिए। और जब विद टाइम आप इस लेक्चर को देखते जाएंगे तो आपके अंदर खुद ही एक एबिलिटी एक बिल्ट होती जाएगी जिस तरीके से आप क्या कर पाओगे, पेपर 2 को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। आपके पास इनफ कंटेंट होगा, बिलीव मी, आपके पास इनफ कंटेंट होगा। जहां मोस्टली बच्चे इधर उधर भागते रहते हैं, अगर आप इस सीरीज को, जो कि बिल्कुल फ्री यहाँ हमारे चीफ सीएपीएफ के यूट्यूब चैनल पे ये चीज़ चलाया जा रहा है, बिल्कुल फ्री, ये कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला पेपर 2 के लिए, जो कि एग्जाम आपका 3 अगस्त को आई गेस है। ठीक है, 2025 में। अभी आपके पास इनफ 7, अगर दिसंबर हटा दो तो ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ्स हैं। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हो तो आपको ही बेहतर ये पता होगा कि आप किस तरीके से अपने स्किल्स को इन्हांस कर लोगे और कितने अच्छे तरीके से पेपर 2 अटेम्प्ट कर पाओगे। आप सपोज 150 अगर आप स्कोर कर रहे हो पेपर 1 में, ठीक है, और किसी तरह 100 अगर आप स्कोर कर लेते हो, जो कि एक डिसेंट स्कोर होगा, तो आप यहां से ही 250 स्कोर कर लोगे और उसके बाद इंटरव्यू में आप 100 स्कोर कर लो, दैट्स योर टोटली बोनस। ठीक है, 110 और जो भी जाता है, ताकि आप अपने नाम को मेरिट लिस्ट में पूरी तरीके से सिक्योर कर लोगे। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, अपने स्टडी का 90% ऑफ द टाइम वो क्या करते हैं, डेडिकेट करते हैं फॉर पेपर 1। ठीक है, जबकि पेपर 2 भी उसके आसपास का ही वेटेज रखता है। अगर पेपर 1 250 मार्क्स का है तो पेपर 2 भी तो 200 मार्क्स का होता है, तो आपको इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, और हम कुछ नहीं कह रहे आपको करने के लिए, आपको बस आने वाली ये जो 5 से 6 मंथ है ना, और 5 से 6 मंथ की भी बात नहीं करते हैं, अभी 1 या 2 मंथ आप 2025 में एक रिजोल्यूशन ले लो। सभी लोग बहुत सारे रेजोल्यूशन ले रहे होंगे, जिम जाएंगे हम, बिल्कुल टाइम से स्टडी करेंगे, 8 से 10 घंटे पढ़ेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो चलो आप उसमें एक रिजोल्यूशन बस ये ऐड कर लेना कि आपको रोज द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस में से कोई एक न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ना है। उनके मेनली एडिटोरियल्स पे आप ध्यान दोगे फॉर पेपर 2। और मैं कहूंगा कि जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप सबको एक बार देखते चलना, बट मेनली एडिटोरियल्स वाले सेक्शन को उसमें कम से कम 1 से 2 एडिटोरियल्स रोज आप रीड करो। ठीक है, प्लस ये जो लेक्चर आ रहा है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल जाकर बिल्कुल डिटेल में खुद से विजन आईएएस पढ़ो, नहीं। अगर आप खुद से पढ़ने जाओगे, वो बहुत बल्कि मैगजीन है, वो सीएससी एस्पिरेंट्स के लिए मेनली होती है, तो आप उसको सही से यूज नहीं कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल टॉर्च बियरर की तरह आगे लेके चल रहा हूँ, जहाँ पे हम अचीव सीएपीएफ के यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर विजन आईएएस के मंथली मैगजीन के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप यहाँ पे हाईलाइट देख सकते हो, मस्ट रीड टॉपिक्स फॉर पेपर 2 जो भी होंगे, उन सब का हम यहाँ क्या करते हैं, डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। जिससे क्या होगा, आप इस वीडियो को देखो रेगुलरली, ठीक है, हर मंथ के वीडियोस को देखो और वहां से आप मैच करो कि आपने जो भी न्यूज़पेपर में पढ़ा है, ठीक है, उससे कुछ एक्स्ट्रा अगर यहाँ पे आ रहा तो आप नोट डाउन कर लो। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है कि आप ये चीज़ आंसर राइटिंग में लिख सकते हो, ये करो। एंड लास्टली, आपको हर रोज कोई ना कोई एक एस्से या आर्ग्यूमेंट या रिपोर्ट, इन तीनों में से कोई चीज़ हर रोज लिखना है। ठीक है, नो मैटर कुछ भी आप लिखो उसमें। ठीक, आप जो भी एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो उसको ही समराइज कर दो। ठीक है, आपको कुछ डेटा उसमें लग रहा है उसको ही समराइज करके लिख दो। ठीक है, ये सारी चीजें कुछ भी आप करो, बट प्लीज डू इट। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस इज द ओनली वे टू एस योर पेपर 2। विदाउट प्रैक्टिस आप पेपर 2 में कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक, बिकॉज वहां 3 घंटे टाइम बहुत ज्यादा कम पड़ जाते हैं। ये लगता है कि 3 घंटे बहुत ज्यादा, बट बिलीव मी, इन द एग्जामिनेशन हॉल, इन द एग्जामिनेशन प्रेशर, 3 hours जस्ट पास लाइक 3 minutes। ठीक है, तो आपको ये चीजें दिमाग में अपने रखनी पड़ेंगी। तो आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहना है। ये आपका सीरीज हमेशा चलेगा, बिल्कुल एग्जाम तक, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो। ठीक है, तो आपको इन दोनों चीज को करना है, एंड बिलीव मी, आपका पेपर 2 बहुत अच्छा हो जाएगा। और वहां जहां पे सारे बच्चे पेपर 1 पे पूरी तरह फोकस करते हैं, तो आप इसके साथ साथ पेपर 2 को भी अच्छा करके दोनों में अगर अच्छा स्कोर करोगे तो आपका ओवरऑल स्कोर अच्छा हो जाएगा। क्योंकि सारे दोनों पेपर के मार्क्स ही जुड़ते हैं मेरिट में। ऐसा नहीं है कि पेपर 2 के जुड़ेंगे या फिर सिर्फ पेपर 1 के जुड़ेंगे, दोनों के मार्क्स जुड़ते हैं। तो यहाँ से आप अच्छे तरीके से आप स्कोर
कर पाओगे, एक एवरेज नहीं एबव एवरेज स्कोर आप कर पाओगे यहाँ से, ठीक है, एबव एवरेज स्कोर, जिससे क्या होगा आप अपने रैंकिंग के लिए भी अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। गुड रैंक आएगी तो आपकी मनचाही फोर्सेज मिलेगी, ठीक है, जो आप फोर्स चाहते हैं, अच्छी रैंक आएगी तो आपको अच्छी फोर्सेज मिलेंगी। बहुतों की चॉइस होती है CISF, SSB, मेनली मोस्टली चॉइसेस यही रहती है। फिर ITBP हो गया हमारा, और जो भी बाकी CRPF है, BSF भी लिखी देता हूँ वरना वो भी गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है, BSF, जो भी आपका फेवरेट फोर्स है आपको उसमें से ये चीज़ें मिलेंगी। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क पुट इन करना पड़ेगा। विदाउट हार्ड वर्क कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो आज से ही आप स्टार्ट करो और बिल्कुल आप अपने माइंड को प्रिपेयर करते रहो विद प्रैक्टिस पेपर 2, ठीक है। अब विदाउट वेस्टिंग सो मच ऑफ द टाइम, लेट्स जंप ऑन टू द टॉपिक। तो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस वीडियोस में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसको डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो इस वीडियो में हमारा मेन फोकस 2 थीम्स पे रहेगा। सबसे पहला पॉलिटी एंड गवर्नेंस को हम देखेंगे, ठीक, एंड सेकंड वन जो हमारा होगा इंटरनेशनल रिलेशंस होगा, ठीक है। इन दोनों टॉपिक्स पे हमारा फोकस रहेगा। तो हम सबसे पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे देखें तो सबसे पहला टॉपिक हमारा पे क्या होगा, एक बार हम समरी देख लेते हैं। कि सबसे पहले हम थोड़ा प्रीएम्बल के बारे में देखेंगे, देन ऑनवर्ड्स इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज को देखेंगे, गवर्नेंस इन AI को देखेंगे, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज पे एक लेक्चर है, आर्टिकल है हमारा, उसको देखेंगे। फिर प्रिजन रिलेटेड कुछ हमारा क्या है, यहाँ डेटा आया, रिपोर्ट ऑन प्रिजन्स इन इंडिया, हम इसको भी फिनिश करेंगे। देन ऑनवर्ड्स वी विल जंप ऑन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, जहाँ पे हमारे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, हम इसके इंपॉर्टेंस को देखेंगे, इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या इंपॉर्टेंस है, वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल पे किस तरीके से इंपॉर्टेंट होगा, क्या इसका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, इंडिया को किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, और इंडिया के जो फ्यूचर के विजन्स है, ठीक है, इंडिया की जो विजन है, उसके एम है, जो उसके टारगेट्स है, उसको किस तरीके से ये फुलफिल करने में हेल्प करेगा, हम ये सब चीज़ देखेंगे इंडिया के कंटेक्स्ट में, ठीक है। उसके क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि हर साल आपको एक ना एक मोस्ट प्रोबेबली IR पे रिलेटेड एक आर्टिकल, एस्से हो या आपका रिपोर्ट राइटिंग हो या फिर आर्ग्यूमेंट, इन तीनों में से कोई एक चीज इंटरनेशनल रिलेशंस पे आती ही है। तो आपको ये टॉपिक तो अच्छे से प्रिपेयर करना ही है, ताकि आप एटलीस्ट पेपर 2 में एक चीज है तो सिक्योर कर लो, ठीक है। और उसके बाद G20 के बारे में हम देखेंगे, G20 सबमिट हुई है उसके बारे में देखेंगे, और फर्दर अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं उस पर डिस्कशन कर लूंगा, ठीक। तो हम अपना टाइम वेस्ट के बिना अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये चीज आ गया, सोशलिस्ट सेक्युलर इन प्रीएम्बल। आप सबको पता है कि प्रीएम्बल में कुछ एक वर्ड्स मेंशन किए गए हैं, जैसे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब इसमें से इन सब में से आप सबको पता होगा, और लास्ट में जो हमारा वर्ड आता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो आपको ये चीजें पता होंगी कि स्टार्टिंग से इसमें से सारे वर्ड जितने मैंने मेंशन किए सब कुछ स्टार्टिंग से नहीं मेंशन थी। ये हमारा 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1976 में, तो इसमें 3-4 वर्ड्स एक्स्ट्रा मेंशन किए गए, जिसमें से क्या क्या था, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये जो वर्ड है हमारे, ये चीजें इसके थ्रू क्या की गई हैं, ऐड की गई हैं, अगर आपको पता होगा ये चीज, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ही कुछ डिस्प्यूट अराइज हुआ है, अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे क्या सुप्रीम कोर्ट का टेक रहा है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या टेक लिया है। तो ये चीजों पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं अभी अपने इस लेक्चर में, जहाँ पे हम प्रीएम्बल के बारे में कुछ डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो अगर देखते हैं सबसे पहले क्या है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट इन डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आपको केस याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना, बस जस्ट देखने के लिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन को डिसमिस किया है, जिसमें क्या चैलेंज किया गया था कि इंक्लूजन जो है, किसको चैलेंज किया गया था, जो सोशलिस्ट और सेक्युलर, जो ये मैंने यहाँ सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को जो ऐड किया गया प्रीएम्बल में थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसको चैलेंज किया गया कि ये सही नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें इन वर्ड्स को यहाँ पर ऐड करना, इसको यहाँ पे चैलेंज किया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। अब इस पर थोड़ा डिटेल में अगर हम देखें तो यहाँ कहा जा रहा है कि पिटिशन अगेंस्ट द इंक्लूजन ऑफ दिस वर्ड्स वर फाइल्ड ऑन द ग्राउंड। अब किस ग्राउंड पे इसको पिटिशन डाला गया था कि ये यहाँ पे नहीं किया जाना चाहिए, ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया जाना चाहिए प्रीएम्बल में सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड को। तो ये चीज हम देखते हैं किस ग्राउंड पे, तो ग्राउंड था कि दैट दे वर इंसर्टेड ड्यूरिंग द
टाइम्स ऑफ इमरजेंसी 1975 और 1977 के बीच में इमरजेंसी लगी थी। और इसी बीच हमारा क्या आता है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट आता है, जो कि कब आया था, 1976 में। तो यहाँ पे वही चीज़ कही गई है कि इमरजेंसी के टाइम पे इसको क्या किया गया था, इनेक्ट किया गया था, इंसर्ट किया गया था। इसलिए ये जो नॉर्मल पीपल के विल है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये चीज़ें यहाँ पे कही गई कि इट डू नॉट रिप्रेजेंट द पीपल्स विल। पीपल के इच्छा के अगेंस्ट में इसको क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है प्रीएम्बल में। जिसके बाद फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिटिशंस आल्सो हेल्ड दैट सिंस द डेट ऑफ अडॉप्शन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was mentioned in the preamble and no additional words could be inserted later to it। ठीक है, यह कहा गया कि पिटिशन में ये भी चीज़ें कही गई है कि क्योंकि डेट ऑफ अडॉप्शन, जिस तारीख को अडॉप्ट किया गया था हमारा प्रीएम्बल, ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है कि हाँ 26 जनवरी 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करती है, प्रीएम्बल को अडॉप्ट करती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियरली मेंशन की गई हैं। तो यहाँ पे बता दिया गया कि हाँ प्रीएम्बल का मतलब ये था और इतने तारीख को प्रीएम्बल इनैक्ट कर दिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया है। तो इसलिए इसमें कोई भी इसमें कोई भी एडिशनल एक्स्ट्रा वर्ड लेटर इसमें इंसर्ट नहीं किया जा सकता है। ये चीज़ कहना था इस पिटीशन का। ठीक है, तो ये हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे बाद में आएंगे, पहले इस आर्टिकल को देखते हैं। तो यहाँ पे की ऑब्जर्वेशन क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पे इसको डिसमिस किया, ये चीज देखते हैं। तो सबसे पहले डिसमिस्ड रेट्रोस्पेक्टिविटी। यहाँ बताया जा रहा है कि डेट ऑफ अडॉप्शन जो वहाँ पे मेंशन किया है तो किसी तरीके से पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर को कर्टेल नहीं करता है। तो डेट ऑफ अडॉप्शन यहाँ लिखा गया, पर प्रीएम्बल में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि फ्यूचर में आर्टिकल 368 के अंडर जो हमारी पार्लियामेंट है वो प्रीएम्बल को अमेंड नहीं कर सकते। यानी ये चीज़, ये ग्राउंड जो था ये डिसमिस कर दिया है कि ये जस्टिफाइड ग्राउंड नहीं है कि डेट ऑफ अडॉप्शन मेंशन किया गया, इसलिए पावर को, पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर नहीं है हमारे प्रीएम्बल को अमेंड करने की। फर्दर यहाँ आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को। किस तरीके से एडिशन करना, बाय वे ऑफ एडिशन। किस तरीके से पार्लियामेंट, ये PYQ भी आपका, ठीक है, कि अमेंडमेंट किस बेसिस पे किया जा सकता है। तो एडिशन हो गया हमारा, यहाँ पे वेरिएशन हो गया, और रिपील के बेसिस पे किसी प्रोविजन को ऐड करके उसको वेरी करके या फिर उसमें रिपील करके हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल को या फिर किसी भी प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन के हम क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। द कोर्ट हेल्ड दैट दिस अमेंडिंग पावर एक्सटेंड्स टू प्रीएम्बल। ये जो अमेंडिंग पावर है आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट के पास जो दी गई है, ये प्रीएम्बल पे भी एक्सटेंड करती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अदर प्रोविजन तक सीमित है और प्रीएम्बल के में ये अप्लाई नहीं, एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ कहा जा रहा है कि प्रीएम्बल को चैलेंज किया जा सकता है कि किस ग्राउंड पे, वेरियस ग्राउंड्स पे इसको हम चैलेंज भी कर सकते हैं, एंड इंक्लूडिंग वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का अगर वायलेशन होगा तो हम इस चीज को चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर डिफाइन किया गया है सेक्युलरिज्म को, सोशलिज्म को। कोर्ट ने इसको डिफाइन किया है दो टर्म्स में कि सेक्युलरिज्म क्या है, एक ऐसा चीज जहां पे हम राइट टू इक्वालिटी प्रोमोट करते हैं, जहां पे स्टेट जो है किसी भी रिलीजन को मेंटेन नहीं करेगी, स्टेट का कोई भी अपना रिलीजन नहीं होगा, या फिर स्टेट किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को, सिटीजन को उसके रिलीजन को फॉलो करने के लिए, मानने के लिए, फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट करने के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। यानी यहाँ पे दो वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेंटेन करना उसके ओन रिलीजन को, ठीक है, और रिस्ट्रिक्ट करना फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोपेगेट, प्रोफेस एंड प्रैक्टिस रिलीजन। ठीक है, ये राइट दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसको भी कर्टेल नहीं किया जा सकता। यहाँ पे ये चीज कहा गया। यहाँ पे फर्दर एक केस का रेफरेंस लिया गया कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्युलरिज्म जो है बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और सोशलिज्म जो है, ये वर्ड हमारे स्टेट के कमिटमेंट को दिखाता है, किस तरीके से एक हमारा स्टेट जो है कमिटेड है एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, और किस तरीके से हम इंश्योर करेंगे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सबके अंडर, जो कि हमारे आर्टिकल 16 में ये चीज मेंशन की हुई है। ठीक है, फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन जो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, इंडिया ने इसको फर्दर टाइम के साथ इंटरप्रेट किया अपने अकॉर्डिंगली, और इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स, ऑर्गेनिक कैरेक्टर्स क्या किए गए, इम्पार्ट किए गए। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जब फ्रेम हुआ था और जब ये तैयार होकर जब हमने इसको इनैक्ट किया था 26 जनवरी 1950 को, उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा और अभी में बहुत सारे डिफरेंसेस आ चुके हैं। अभी मल्टीपल अमेंडमेंट्स इसमें कर दिए जा चुके हैं। ठीक है, तो अमेंडमेंट्स के बाद भी बहुत सारे प्रोविजंस चेंज हुए, कुछ को हमने ओमिट कर दिया, यानी कुछ को हमने डिलीट कर दिया। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत हमने क्या किया था, आर्टिकल 19 के अंदर एक प्रोविजन था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी को हमने क्या किया था,
डिलीट कर दिया था इसके अंडर। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हमारी मेंशन की गई हैं। ठीक, कि किस तरीके से हमने टाइम टू टाइम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक इवोल्यूशन लाया गया है। ठीक, अब यहाँ फर्दर प्रियम्बल और उसका अमेंडेबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन था, तो उसको देखते हैं कि प्रियम्बल क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के फिलॉसफी का ग्लिम्स देता है। प्रियम्बल को हम क्या कहते हैं, आईडी कार्ड है, एक आइडेंटिटी कार्ड है, कि हमारा विजन बताता है कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फेमर्स थे उन्होंने किन चीज़ों को मेन गोल माना था। जैसे सोवरेनिटी उनको इस्टेब्लिश करनी थी, ठीक है, सेक्युलर स्टेट बनाना था, सोशलिस्ट स्टेट बनाना था, डेमोक्रेटिक बनाना था, रिपब्लिक बनाना था, तो और क्या क्या सिक्योर करना था, जस्टिस, लिबर्टी, और भी जो सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन की गई हैं। ठीक है, और फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इन सब चीज़ों को इस्टेब्लिश करना, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के ड्रीम को, विजन को एंड यहाँ पे उनके गोल को मेंशन किया गया है। ठीक, प्रियम्बल क्या शो करता है, ये चीज़ बताई जा रही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ग्लिम्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फिलॉसफी का। ये आप कह सकते हैं कि प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। फर्दर यहाँ पे डिक्लेयर किया गया कि इंडिया जो है सोवरेन है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है, और ये किसी तरीके से सब्सटेंशियल राइट नहीं ग्रांट कर सकता करता है, और ये इन्फोर्सिएबल भी कोर्ट में नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये बताता है कि पावर किस तरीके से पब्लिक के हाथ में वेस्टेड है। वी द पीपल ऑफ इंडिया यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। फर्दर यहाँ पे कुछ केसेस मेंशन किए गए हैं कि किस तरीके से बेरूबारी केस में प्रियम्बल को कहा गया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। केशव चंद्र भारती केस फर्दर इसके बाद आया, मैं बताया कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और उसको हम अमेंड भी कर सकते हैं, और एलआईसी में फिर से इस चीज़ को अपहोल्ड किया गया। ठीक है, अब हम 42nd अमेंडमेंट एक्ट को एक बार देख लेते हैं कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोविजंस ऐड किए गए थे। यहाँ पे प्रियम्बल ऐड किया गया था, 40 आर्टिकल्स ऐड किए गए थे, 70th शेड्यूल ऐड किया गया था यहाँ पे, और 14 न्यू आर्टिकल्स इसमें और न्यू पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। और क्या क्या मेजर चेंजेस इसमें इंश्योर किए गए थे, तो प्रियम्बल में इंसर्ट किया गया था 3 वर्ड जो कि हमने देख लिया। फिर यूनिटी ऑफ द नेशन को हमने यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन का टर्म दिया। 7th शेड्यूल में हमने चेंजेस किए, जहाँ पे एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, weights and measures and administration of justice, constitution and organization of all courts within the exception of supreme court and high court, इन सब चीज़ों को हमने इनमें कुछ अमेंडमेंट्स किए थे। ठीक है, इनके लिस्ट को चेंज किया था हमने स्टेट लिस्ट से, इनमें इन सारे सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट से क्या किया था हमने, कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया था। इमरजेंसी के प्रोविजंस में भी हमने चेंज किया इसके थ्रू, और कुछ एक नए डीपीएसपीज ऐड किए गए थे, जैसे आर्टिकल 39 जो कि इंश्योर करता है अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। आर्टिकल 39 है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आर्टिकल 43 है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज। 48 ए प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। और न्यू पार्ट को हमने ऐड किया था पार्ट 4 है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज था। पार्ट 14 ए हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में। तो इतनी सारी चीज़ें हमने बाद में ऐड की 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंडर, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने देख लिया। फर्दर हम मूव करते हैं, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें बताई गई कि सेक्युलरिज्म इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या है, हमारे वेस्टर्न कंट्रीज के कंटेक्स्ट में क्या है, सोशलिज्म क्या है, तो आप एक बार पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, मैं यहाँ पे बता दूंगा। ठीक, अब कंक्लूजन देखते हैं, तो कंक्लूजन कुछ इंपॉर्टेंट वही नहीं है कि आइडिया है कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, प्रिजर्व करना है। सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म आज हमारे टाइम पे पूरी तरीके से एक्सेप्ट हो चुके हैं, और लोगों को समझ में अभी ये चीज़ें आ चुकी है कि सोशलिज्म क्या होता है, सेक्युलरिज्म क्या होता है। इसलिए विजिलेंस, डेडिकेशन, विलिंगनेस, इस तरीके के न्यू चैलेंजेस को हम अडॉप्ट करते हैं, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के कोर वैल्यूज से हम जुड़े रहते हैं, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। ये सारी चीज़ें लॉन्ग वे में हमें कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस से डील करने में हेल्प करती हैं, जैसे कि परसिस्टेंट इनइक्वालिटीज़ है हमारे सोसाइटी में आज के टाइम पे, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, उनसे रिलेटेड लॉज है हमारे डीपीएसपी में है, फंडामेंटल राइट हमारा है आर्टिकल 21 जो प्रोवाइड करता है हमें राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, यानी हमें एक फ्री इन्वायरमेंट में रहने की, क्लीन इन्वायरमेंट में रहने का राइट भी दिया गया। तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू प्रोवाइड कराई गई हैं हमें, तो इन सब के पीछे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही ये सारे राइट्स हमें प्रोवाइड कराए हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स को वायलेट न करे और हम अपने फंडामेंटल राइट्स को सही तरीके से एंजॉय कर सके। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही हमें प्रोवाइड कराई गई है। तो यहाँ पे हमने एक बेसिक सा देखा प्रीएम्बल के बारे में, एक पिटीशन लाया गया था जिसके ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया है डिटेल में कि पिटीशन क्या था, ये क्यों लाया गया था, इसके पीछे गोल क्या था और सुप्रीम कोर्ट का क्या एक्शन रहा। इवन हमने 42nd
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को भी डिटेल में देखा। अलॉन्ग विद दैट हमने ये चीज़ देखा कि कौन कौन से प्रोविजन इसमें ऐड किए गए थे फर्दर। हमने डिटेल में ऑब्जर्व भी किया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस पे अपने आर्गुमेंट्स प्रेजेंट किए कि क्यों ये चीज़ सही है इन सारे वर्ड्स को यहाँ पे डालना। तो ये चीज़ देख लिया हमने। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में समझा, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, इन सब चीज़ को हमने क्या कहा, देखा, डिटेल में देखा। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने पढ़ा। फिर प्रीएम्बल से रिलेटेड कुछ लॉज भी देखे हमने, केसेस, इंपॉर्टेंट केसेस को देख लिया। और फर्दर इस चीज़ के साथ ये आर्टिकल हमारा खत्म होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, हमें पता है कि हमारी कंट्री जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी है। ठीक है, हमारे यहाँ कौन सी डेमोक्रेसी अगर पूछा जाए तो आप ये चीज़ जानते हैं आप सब कि हमारे यहाँ मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि जो डिफरेंट पार्टीज़ हैं वो लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं, जो मैक्सिमम वोट सिक्योर करती है, मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स दे गेट टू द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ मेन क्वेश्चन उठता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी इतनी एक मिनट, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इतना एक अभिन्न अंग जिसको कह सकते हैं हमारे डेमोक्रेसी का है, इतना क्रूशियल रोल ये प्ले करती है हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में, तो क्या इनके अंदर, इन पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना ज़रूरी नहीं है कि इनके अंदर भी डेमोक्रेसी हो? क्योंकि अगर ये लोग डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस नहीं अपनाएंगे, डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस अगर ये नहीं अपनाते हैं तो किस तरीके से ये डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करने में एक रोल प्ले करेंगे? सबसे बड़ा ये क्वेश्चन आता है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो डेमोक्रेसी उनके अंदर एक इंटरनल डेमोक्रेसी हो ये पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। सबसे बड़ा एक मेन क्वेश्चन ये है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों रहा है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि डिस्कशंस आर ऑन गोइंग अबाउट द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन इन्फोर्सिंग डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि अभी डिस्कशन चल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या रोल रह सकता है इन्फोर्स करने में डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की, किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज जो है डेमोक्रेटिकली क्या करे, परफॉर्म करे हमारे कंट्री में। ठीक है, उनकी फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक लेवल पे हो, इस पर डिस्कशन चल रहे हैं। ठीक है, और इसको मेन इंप्लीमेंटेशन किसके द्वारा करने का एक आइडिया लिया जा रहा है, जो कि हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि यू कैन सी हियर इलेक्शन कमीशन, वो यहाँ तो लिखा ही हुआ है। ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का सोचा है। ठीक है, तो इस पे ना आपके लिए एक आर्गुमेंट अच्छा बन सकता है कि पार्टीज में इंटरनल डेमोक्रेसी होना चाहिए या नहीं, या फिर इससे रिलेटेड कुछ एक आपका इससे ही बन सकता है, कुछ फिलोसफिकल साइड पे इससे बनाए जा सकते हैं इस पे। ठीक, तो आप दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़, आइदर ऑफ द टू थिंग्स आ सकता है। आइदर इससे आपके इस टॉपिक पे या तो इससे आ जाएगा या आपको आर्ग्यूमेंट देखने को मिल सकता है इस पे एग्जामिनेशन में। तो आपको इन दोनों चीज़ों को प्रिपेयर रखना। प्रिपेयर रखने का मतलब क्या है, या ऐसे हो या फिर आपका आर्ग्यूमेंट हो, आपको यहाँ पे इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर प्रोज एंड इसके कुछ कुछ कॉन्स, ये दोनों चीज़ें आपके पास प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, तभी जाके आप कोई भी एक टॉपिक पे इसके बारे में लिख पाओगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं ताकि हमारे पास कंटेंट गैदर हो जाए। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन यार राइज होता है कि व्हाट इज इंटरनल डेमोक्रेसी। यहाँ कहा जा रहा है कि इंटरनल डेमोक्रेसी इज कॉन्सीव्ड एज द इंटरनल अरेंजमेंट। इंटरनल डेमोक्रेसी एक इंटरनल अरेंजमेंट है, स्ट्रक्चर है और पार्टीज के बीच में कोऑर्डिनेशन है जो किस चीज पे बेस्ड है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे। ठीक है, एक बार इसको पूरा लाइन आप पढ़ के देखो कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। इंटरनल डेमोक्रेसी इज कंसीव्ड एज द इंटरनल अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन कॉन्सोनेंस विद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स with direct bearing on how candidates are selected, leaders emerge, policies are made and funding is provided। ठीक है, यहाँ पे मतलब कहा जा रहा है कि इंटरनल डेमोक्रेसी उस चीज़ को कहा जाता है कि इंटरनल अरेंजमेंट उस टाइप का हो, उसका एक पार्टी का स्ट्रक्चर, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के बेसिस पे हो, और डायरेक्टली जो ये चीज़ इसका कॉन्सिक्वेंस या फिर इसका इम्पैक्ट इन सब चीज़ों पे डायरेक्टली होगी। किस तरह से एक कैंडिडेट को हम सिलेक्ट करते हैं उस पार्टी में से, कैसे उस पार्टी के लीडर्स इमर्ज होकर आ रहे हैं, किस तरीके से वो पार्टी बनाई गई है, उसकी पॉलिसीज़ किस तरीके से बन रहे हैं और किस तरीके से उस पार्टी को फंडिंग प्रोवाइड कराई जा रही है। तो ये सारी चीज़ें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे बेस्ड हो, तभी जाके हम क्या कहते हैं कि उस पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी अच्छी है। हमारे पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत बार क्वेश्चन आता है नेपोटिज्म का। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनको क्लेम किया जाता है कि हाँ ये नेपोटिज्म
करती हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पार्टीज हैं जहाँ पे नेपोटिज्म नहीं है, जहाँ पे योग्य लोग आते हैं। ठीक, तो ऐसी चीज़ें आती है। तो क्या हमें हर एक पार्टीज में एक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना जरूरी है, ताकि हम इस चीज़ को ख़त्म करके और हर एक पार्टी के अंदर क्या कर पाए, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर पाए। तो ये चीज़ों के बारे में देखना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं होगी तो वहाँ पे एबल पीपल, जो मोस्ट एबल पीपल है, जो योग्य लोग हैं, वहाँ मेन प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि नीड क्या है, हमें अचानक से क्या नीड पड़ गई इंटरनल पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी की। तो सबसे पहला डिसेंट्रलाइजेशन करता है ये ना, सेंट्रलाइजेशन को लिमिट कर देता है, डिस्क्रिशनरी कंट्रोल। यानी अगर नेपोटिज्म होगा किसी पॉलिटिकल पार्टी में, अगर वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है कि वो पार्टी सेंट्रलाइज्ड हो जाती है। यानी कुछ लोगों के आसपास ही, 3-4 लोगों के अकॉर्डिंगली ही वो पार्टी फंक्शन करती है। लिमिटेड पीपल जो होते हैं ना, वही पार्टी के अफेयर्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है जहाँ पे इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती पार्टी के अंदर। ठीक है, टॉप यहाँ बताया जा रहा है कि जो टॉप लेवल के पार्टी लीडर्स हैं वही एक्सरसाइज करते हैं सारा कंट्रोल, और डिसीजन मेकिंग हर किसी के लिए ओपन नहीं रहता है। ठीक है, दूसरा, एक क्रिमिनलाइजेशन को प्रिवेंट करेगा, एड्रेसेस द सिस्टमेटिक इशू ऑफ कैंडिडेट सिलेक्शन बेस्ड ऑन विनेबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे कैंडिडेट्स को जब सेलेक्ट किया जाएगा तो एक सिस्टमेटिक वे में सेलेक्ट किया जाएगा कि उनके जीतने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, हाउ मच परसेंटेज आर देयर चांसेस ऑफ विनिंग, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी, यहाँ वहाँ पे किसी को भी नेपोटिज्म ऐसी चीज़ों से लेना देना है नहीं। तो वो सिर्फ एक जो प्रॉपर कॉम्पिटेंट लोग हैं ना, वही चुन के ऊपर वाले प्रोपोजिशन पे आएंगे, जो एक्चुअल में पार्टी के लिए रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, वैसे लोगों को ही चुना जाएगा। और इसीलिए अगर ऐसा नहीं होगा, अगर पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, तो फिर क्या होता है कि सिस्टमेटिक इशू एक क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे क्या मनी और मसल पावर का यूज होने लगता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एज पर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये एक सिविल सोसाइटी, एक एनजीओ है जो रिपोर्ट पब्लिश करती है डेमोक्रेटिक वैल्यूज या फिर डेमोक्रेसी रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। तो बताया जा रहा है कि जो अभी न्यूली इलेक्टेड लोकसभा है, उसके जो मेंबर्स है उसमें से 46% के ऊपर केसेस चल रहे हैं, क्रिमिनल केसेस। वो भी आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि कितना बड़ा एक क्लेम है कि ऑलमोस्ट अगर 100 एमपीज जा रहे हैं तो उसमें से 46 के ऊपर क्या है, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि सिविल केसेस या फिर कोई अदर केसेस, ये क्रिमिनल केसेस, यानी कितना क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है। तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अब इन चीज़ों को, एक और टॉपिक हमारा होता है डिफरेंट, जिसको हम कहते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके एग्जाम में आ सकती है, ये भी टॉपिक एक आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये मेरे से ना इंटरव्यू में इस पे क्वेश्चन किए गए थे, सीपीएफ के इंटरव्यू में। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ों पे ध्यान दे सकते हो कि क्या चीज़ें हैं। ठीक, फर्दर रिप्रेजेंटेशन, ये सिटीजन्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कराता है। अगर किसी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी होगी तो सिर्फ योग्य लोग ही क्या होंगे, सेलेक्ट होंगे। तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जा सकेगी कि वो पार्टिसिपेट कर पाए इलेक्शंस में, इलेक्शन कंटेस्ट कर पाए और पॉलिटिक्स में क्या कर पाए, पार्टिसिपेट कर पाए। तभी जाके हम क्या कर पाएंगे, डेमोक्रेसी प्रॉपर सेंस में इस्टेब्लिश कर पाएंगे। कहाँ पे, ये पार्टीज में। उसका यूथ पार्टिसिपेशन, इट ओपन्स अप टू यूथ अपॉर्चुनिटीज फॉर न्यू टैलेंट्स, न्यू टैलेंट्स के लिए ओपन होगा। और इन्फ्लुएंस जो रिड्यूस करेगा इन्फ्लुएंस ऑफ एस्टैब्लिश्ड लीडर्स, जो बड़े बड़े लीडर्स एस्टैब्लिश्ड है, ओल्ड एज के हो चुके हैं, तो उनके साथ साथ उनके इन्फ्लुएंस को थोड़ा कम करेगा। और जो यूथ है उनके माइंडसेट को यहाँ पे ज़्यादा इनकलकेट करने का मौका मिलेगा, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। करप्शन रिड्यूस होगा। एआरसी 2008 के अकॉर्डिंग, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है, उसकी रिपोर्ट थी 2008 की, जिसमें एथिक्स एंड गवर्नेंस रिपोर्ट लाया गया था। उसमें कहा गया था कि करप्शन मेन कॉज है किस चीज़ का, मेन करप्शन किसकी वजह से होता है, ओवर सेंट्रलाइजेशन की वजह से। और ओवर सेंट्रलाइजेशन किसकी वजह से, और हमने देखा कि जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज में डेमोक्रेसी नहीं होगी तो वहाँ पे क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन ही होगा। और सेंट्रलाइजेशन के हमने ये चीज़ें पढ़ ली कि क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं। तो ओवर सेंट्रलाइजेशन की वजह से ही क्या होता है, करप्शन बढ़ता है। तो जब हम डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, इंटरनल डेमोक्रेसी, तो करप्शन के भी केसेस क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। और मेन पॉलिसी मेकिंग पे पार्टीज का फोकस जाएगा। उसी तरीके से ट्रांसपेरेंसी और फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी हम क्या कर पाएंगे, डिसेमिनेट कर पाएंगे। अब क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से इंटरनल डेमोक्रेसी लैक करती है पार्टी में, इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी के लैक का रीजन। तो सबसे पहले कि नो स्टैट्यूटरी बैकिंग, कोई भी एक लॉ नहीं है हमारे कंट्री में जो क्या करे, बैक करता हो इस फैक्ट को कि हाँ हर पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि द ओनली गवर्निंग प्रोविजन इज अंडर सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। सिर्फ एक ही लॉ है जो कि सेक्शन हमारा सेक्शन 29A है,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का 1951 का, जो प्रोवाइड क्या कर रहा था, पॉलिटिकल पार्टीज के रजिस्ट्रेशन के बारे में बस ये डिस्कस करता है कि कौन से पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर किया जाएगा इलेक्शन कमीशन के साथ, उसके लॉज के बारे में डिस्कस करता है। पार्टीज किस तरीके से फंक्शन करेंगी इस पे कोई डिस्कशन नहीं है, ठीक है। फर्दर बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन, इलेक्शन कमीशन गाइडलाइंस एंड एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जब किसी पार्टी को रजिस्टर कराना है तो उसका एप्लीकेशन फॉर्मेट जो होता है वो भी किसी भी तरीके से प्रॉपर चीजें प्रोवाइड नहीं कराता। वहां पे सिर्फ क्या सेक्शन 29 के अंदर सिर्फ वही चीजें प्रोवाइड कराई जाती है, ओनली प्रिस्क्राइब प्रोविजंस फॉर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी एंड नॉट कैंडिडेट सिलेक्शन, ठीक है। उसके एप्लीकेशन फॉर्मेट में भी सिर्फ इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की ही बात की जाती है, ना कि कैंडिडेट सिलेक्शन की, कि आप किस बेसिस पे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। पिनल प्रोविजंस नहीं है, यानी उसको पिनलाइज करने के लिए कोई लॉज नहीं है। एज पर द जजमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ वेलफेयर सोशल वेलफेयर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेंटली लैक्स द पावर टू डी रजिस्टर अ पॉलिटिकल पार्टी। ये चीज सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप मेंशन कर सकते हैं कि अगर कोई पार्टी अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रही है, सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है, तो ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है हमारी कंट्री में जो क्या कर सके, उनको डी रजिस्टर कर सके। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा रजिस्ट्रेशन के प्रोसेसेस होते हैं पार्टी के, जो डिफरेंट बेसिस पे, रीजनल पार्टीज तो नहीं, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, स्टेट्स अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी एंड अदर 2-3 फॉर्मेट्स हैं जिस बेसिस पे क्या करते हैं, पार्टी को रजिस्टर किया जाता है इलेक्शन कमीशन के साथ। पर ऑन दी अदर हैंड ऐसा कोई पावर इलेक्शन कमीशन के पास नहीं प्रोवाइडेड है कि उस पार्टी को डी रजिस्टर किया जा सके। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि पार्टी को डी रजिस्टर नहीं कर सकते तो उनको पिनलाइज नहीं कर सकते। अब पिनलाइज नहीं कर सकते हम, तो पार्टीज अपने अकॉर्डिंगली क्या करती है, फंक्शन करती है, क्योंकि उनके ऊपर कोई गवर्निंग बॉडी नहीं स्टैब्लिश्ड है। उसके बाद स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है। सबसे पहले डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो डायनेस्टी पे बेस्ड चली आ रही हैं सिंस इंडिपेंडेंस या फिर प्री इंडिपेंडेंस एरा। सेंट्रलाइज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, बहुत सारी सेंट्रल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं, जिसकी वजह से सेंट्रल लीडर जो है उनका रोल ज़्यादा प्ले हो जाता है। स्टेट पार्टीज में भी एंटी डिफेक्शन लॉ है जो यहाँ पे बहुत हद तक इसने काम किया, पर अभी भी ये बहुत सारे इश्यूज को एड्रेस नहीं करता है। और अदर इश्यूज अगर देखें तो लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है, यानी पॉलिटिकल विल नहीं है कि हम इस चीज़ को सुधारें। ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क हमारा वीक है। हमने बताया कि इलेक्शन कमीशन के पास भी प्रॉपर अपॉर्चुनिटी या फिर उसके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉज नहीं है कि इस तरीके से वो क्या कर सके, इन सब चीज़ों को इंप्लीमेंट कर सके इलेक्शन कमीशन, ठीक। अब यहाँ पे वे फॉरवर्ड क्या आता है हमारा, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है अपने फंक्शनिंग में। यानी सेवरल गवर्नमेंट्स, यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने बहुत सारी कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट की थी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के रिलेटेड। अब ये चीज़ याद, कमिटीज का नाम याद रख सकते हैं, आपके पेपर 1 में भी ऑप्शन में आ जाए जो कि आपको एलिमिनेशन में काम दे। तो इस तरीके से आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी साथ में करते हो। अब कल को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर आपको कोई अगर आंसर लिखना है तो अगर आप वहाँ पे इनमें से किसी भी एक कमेटी का नाम मेंशन कर देते हैं वे फॉरवर्ड में, तो आप सोच सकते हैं कितना एक आपके आंसर में एक वजन आ जाएगा और कितना अच्छा आपको मार्क्स मिल सकता है। तो इस चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे और ग्रेजुअली मैं भी कुछ टिप्स आपको बताता रहूँगा टाइम टू टाइम। तो बताया जा रहा है कि बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमिटीज क्या किए, फॉर्म किए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए। जैसे सबसे पहले तारकुंडे कमेटी आई थी 1975 में, फिर दिनेश गोस्वामी कमेटी आई थी 1990 में। दिनेश गोस्वामी कमेटी एक चीज और रिलेटेड है, आप लोग के लिए वर्क है कि आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि दिनेश गोस्वामी कमेटी और किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। फर्दर इंद्रजीत गुप्ता कमेटी थी हमारी 1998 में, जिसने आर्ग्यू किया था कि मोर ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है हमें पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शनिंग में, ठीक है। उसके बाद लॉ कमीशन का एक रिपोर्ट था, 255th रिपोर्ट है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर, जहां बताया जा रहा है कि न्यू चैप्टर आईबीसी ऐड किया जाए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में, जो डील करेगा इंटरनल डेमोक्रेसी से, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन से, पार्टी किस तरीके से ऑर्गेनाइज है उसके ऑर्गेनाइजेशन से, उसके इंटरनल इलेक्शन से, किस बेसिस पे उसके अंदर इंटरनल इलेक्शंस हो रहे हैं, कैंडिडेट सिलेक्शन हो रहे हैं, वोटिंग प्रोसीजर्स हो रही है, या फिर किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर प्रोवाइड कराया जाए कि किसी सर्टेन केसेज में अगर कोई पार्टी नॉन कॉम्प्लायंस के केसेज में, यानी कोई पार्टी सही से कंप्लाई नहीं करती है अगर ईसीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पावर हो अवेलेबल कि उस पार्टी को प्रॉपर्ली क्या कर सके, डी रजिस्टर कर सके, ठीक है। और फिर एनसीआरडब्ल्यूसी नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक रिकमेंडेशन है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से पार्टी को रेगुलेट करना, रजिस्टर करना, उसके फंक्शनिंग और अलायंस पार्टीज के साथ एक कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना, इसके बारे में डिस्कस किया गया। तो आप ये चीजें देख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे कुछ एक कोट है जो कि आप देख सकते हैं, लिखा हुआ, नो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कैन बी इफेक्टिव विदाउट रिफॉर्म्स इन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। किसी भी तरीके से आप कंट्री में इलेक्टोरल लेवल पे कितना भी रिफॉर्म्स ले आओ, अगर जो मेन जो फंक्शनल यूनिट है पॉलिटिकल पार्टीज, उनके ही फंक्शनिंग में अगर प्रॉब्लम है तो कोई भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कोई काम का नहीं है, वो इफेक्टिव नहीं है। फर्दर एनसीआरडब्ल्यूसी के अकॉर्डिंग कहा गया, उन्होंने इलेक्टोरल प्रोसेसेस और पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जो कि हमने यहाँ पे नीचे देख लिया है। तो इसी तरीके से ये टॉपिक हमारे यहाँ पे
खत्म होता है। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि इंटरनल डेमोक्रेसी क्या चीज़ है। ठीक है, हमने यहाँ पे सारी चीज़ों को देख लिया कि क्यों ज़रूरत है, क्या प्रॉब्लम है, रीजंस क्या क्या है, किस तरीके से वे फॉरवर्ड है, कमिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, गवर्नेंस एंड एआई। ठीक है, अब आप सबको पता है गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, और आज के टाइम पे एआई एआई का मतलब तो सबको ही पता है। आई डोंट थिंक किसी को बताने की जरूरत है, पर फिर भी मैं यहाँ पे सहूलियत के लिए लिख देता हूँ कि एआई मतलब आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो किस तरीके से हम एआई का यूज कर सकते हैं गवर्नेंस में, इस पे हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। और अब ये न्यूज में क्यों है, हम अगर इस पे देखें तो बताया जा रहा है कि इंडिया फर्स्ट एआई डेटा बैंक टू बूस्ट इनोवेशन बाय ऑफरिंग रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स एंड डेवलपर्स एक्सेस टू डाइवर्स डेटा सेट्स फॉर स्केलेबल एआई सॉल्यूशंस वाज लॉन्च रिसेंटली। अभी रिसेंटली यहाँ बताया जा रहा है कि एक इंडिया का पहला एआई डेटा बैंक स्टैब्लिश किया गया। तो डेटा बैंक का मतलब क्या, बैंक का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का अगर बैंक है तो वहाँ पे उसका सरप्लस चीज़ें वहाँ पे रखी गई हैं बहुत सारी नीड की। तो डेटा बैंक यानी एआई रिलेटेड जो डेटा है वहाँ पे स्टोर करके रखा गया है, जो कि क्या करेगा, इनोवेशन को बूस्ट करेगा और रिसर्चर्स को, स्टार्टअप्स जो स्टार्ट करने वाले इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम को, डेवलपर्स को एक्सेस प्रोवाइड कराएगा डाइवर्स डेटा सेट्स के। ठीक है, उनको बहुत सारे डेटा अवेलेबल होंगे ताकि वो प्रॉपर रिसर्च कर सके, एनालिसिस कर सके। फिर अगर उनको कोई नई चीज़ें डेवलप करनी है तो उनको भी एक प्रीवियस डेटा अवेलेबल होगा, जिसके थ्रू वो क्या कर सकेंगे, ये सारे डेटा का यूज़ करके क्या कर सकेंगे, इनोवेशन कर सकेंगे, और इंडिया, हमारे कंट्री के इनोवेशन को एक बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म रिसेंटली क्या किया गया, लॉन्च किया गया। अगर इसके बारे में अगर नेक्स्ट फर्दर देखें तो डेटा बैंक विल स्ट्रेंथन नेशनल सिक्योरिटी। ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करेगा किस तरीके से, तो रियल टाइम एनालिसिस प्रोवाइड करा सकेगा ये किस चीज़ के ऊपर, सेटेलाइट्स के बारे में, ड्रोन्स के बारे में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डेटा जो होते हैं, आईओटी, इनके बारे में। ठीक है, एआई ड्रिवन डिजास्टर मैनेजमेंट में हम फोकस कर सकते हैं और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा इंटरनल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा प्रमोट होगा। ठीक है, फर्दर इंडिया का जो नेशनल एआई स्ट्रेटजी है वो क्या प्रमोट करता है, इनोवेशन प्रमोट करता है, एथिकल गवर्नेंस प्रमोट करता है, ग्लोबल कोलैबोरेशन प्रमोट करता है विद पार्टनरशिप्स टू एडवांस एआई। उसके बाद हम एआई के में पार्टनरशिप करेंगे, एआई के लिए, एआई के ऊपर पार्टनरशिप करेंगे मल्टीपल सेक्टर्स में, जैसे हेल्थ केयर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, हमारे स्मार्ट सिटीज़ हो गए, स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन हो गया। तो इन सभी चीज़ों पे क्या करना है, हमें कोलैबोरेशन करना है, पार्टनरशिप करके हमें क्या करना है, इसमें इनोवेशन लाना है डिजिटल सेक्टर में, एआई सेक्टर में। यहाँ बताया जा रहा है कि इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ एज अ ग्लोबल लीडर। इंडिया ने खुद को एज अ ग्लोबल लीडर एस्टैब्लिश कर लिया है टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस में। ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे हमने गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी, एआई, इन सभी चीज़ों को क्या किया है, इंक्लूड किया है। और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इसमें भी हमने बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट किया है अपने अंडर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फर्दर जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करता है और पब्लिक सर्विसेज को क्या करता है, इंप्रूव करता है, जिससे बहुत सारी कंट्रीज को हेल्प मिलता है उनके नेशनल गोल्स को अचीव करने में। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी क्या करता है, एक्सिलरेट करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं गवर्नमेंट आर्किटेक्चर से रिलेटेड हैं। ठीक है, और इसका लिंकेजेस किस चीज़ से, इंडिया में एआई से लिंकेजेस है। ठीक है, तो एआई किस तरीके से गवर्नेंस में हेल्प कर रहा है, इसके बारे में हमने यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें इंडिया को हेल्प कर रही हैं उसके गवर्नेंस में। एआई के आने से किस तरीके से इंडिया का एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल इंटरफेस, कुछ भी कह लो आप, वो एक प्रॉपर वे में क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो हमने इन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिटेल में देख लिया। ठीक, तो ये चीज़ें हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गई। फर्दर आगे हम इसको डिटेल में अब देखते हैं कि पोटेंशियल क्या क्या है एआई का, किस तरीके से एआई जो है इंडिया में गवर्नेंस को क्या कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो सर्विस डिलीवरी इफिशिएंट हो जाएगी इससे। अगर एआई हो गया तो हम पब्लिक सर्विसेज को ऑटोमेटेड वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट के वर्कलोड्स को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और सर्विस क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ अगर एग्जाम्पल देखें हम तो सबसे पहला एजुकेशन सेक्टर का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है हमारे सामने। तो एजुकेशन सेक्टर में देखेंगे अगर हम, तो एआई ट्रांसफॉर्म कर सकता है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को बाय पर्सनलाइज्ड लर्निंग। ठीक है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग हम इनेबल कर सकते हैं एआई की हेल्प से, जिसको जिस तरीके की नीड है उस तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड कराना। ठीक है, उसके साथ साथ स्मार्ट कंटेंट हम क्रिएट कर सकते हैं, उसके साथ साथ ऑटो ग्रेडिंग और असेसमेंट को क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक लेवल पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि एआई का यूज कर सकते हैं कि हम एजुकेशनल सेक्टर में क्या कर सकते हैं, इसको बूस्ट लाने के लिए और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, एआई के हेल्प से हम इम्प्रूव कर सकते हैं।
एग्जाम्पल यहाँ बताया जा रहा है कि एनसीईआरटी ने 31 मेटा डेटा एलिमेंट्स को लिस्ट किया है, जिसको टैग किया जाएगा हर रिसोर्सेज के साथ, जो NROER नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के ऊपर क्या है मेंशन है। तो इस तरीके से ये डेटा को हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, लिंक करेंगे एजुकेशनल हमारे मटेरियल्स के साथ। फर्दर हेल्थ केयर की बात करें अगर हम, ठीक है, हमारा हेल्थ केयर के ऊपर अगर हम डिस्कशन यहाँ पे करते हैं तो हेल्थ केयर का क्या है कि एआई ट्रांसफॉर्म कर रहा है हेल्थ केयर को, डिलीवरी और एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव करके, ठीक है। एआई की हेल्प से हम ड्रोन्स की हेल्प से क्या कर रहे हैं, जो हमारे हाई रिलीफ एरियाज है जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन, जहाँ पे अर्ली टाइमली क्या है डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज को क्या कर रहे हैं, ड्रोन्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं। एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज हुई है इसके थ्रू, और उसके साथ साथ टेली मेडिसिन हम रिमोट एरियाज में क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया कि नीति आयोग का एक डिपार्टमेंट, नीति आयोग और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एम कर रहा है एक डेटाबेस बिल्ड करने के लिए कैंसर रिलेटेड, ठीक है, जिससे हम क्या कर पाएंगे, रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी के ऊपर इफेक्टिव के अंदर बहुत सारे डेटा को क्या कर पाएंगे, इनकलकेट कर पाएंगे, इनको और भी ज़्यादा एडवांस कर पाएंगे, तो इसका इफेक्टिव यूज कर पाएंगे एआई का, ताकि हम कैंसर मैनेजमेंट को सही से हैंडल कर सके, कैंसर का ट्रीटमेंट करने में उसके डेटा बेस को, उससे रिलेटेड जो नॉलेज है, डेटा है, सब चीज़ का हम प्रॉपर यूज करके कैंसर को ट्रीट कर सकें। अब जो हमारा थर्ड चीज़ है, एग्रीकल्चर में किस तरीके से एआई हेल्प करता है, तो एआई एक प्रेडिक्टिव इंसाइट प्रोवाइड कराता है वेदर के बारे में, पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, रिसोर्स यूज़ के बारे में, बेनिफिट करता है फार्मर्स को। नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम जो है हमारे कंट्री का, वो एआई और मशीन लर्निंग को यूटिलाइज करता है क्रॉप के अंदर इशूज़ को डिटेक्ट करने के लिए और टाइमली इंटरवेंशन करने के लिए, ताकि क्रॉप को हेल्दियर रखा जा सके। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एआई के थ्रू सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं, जो कि आज से पहले पॉसिबल नहीं थी जब हमारे कंट्री में एआई का इंटरवेंशन नहीं हुआ था। तो इन सारी चीज़ों के हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने कंट्री के एग्रीकल्चरल सेक्टर, जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है, एग्रीकल्चर, एक मिनट, एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इन तीनों के साथ हम क्या कर रहे हैं, एआई को इनकलकेट करके, इंक्लूड करके, और इसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं, ताकि ट्रांसफॉर्मेशन इसमें हम इस्टेब्लिश कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें गोल्स हैं हमारे एआई रिलेटेड डेटा की, ठीक, इन तीन सेक्टर में। फर्दर इंक्लूसिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी, एआई पावर जो डीपीआई सिस्टम है, उससे गैप्स को ब्रिज किया जा सकता है, डिजिटल डिवाइड रिड्यूस कर सकते हैं हम, ठीक है। मल्टीलिंगुअल कंट्री जहाँ पे इंडिया, वहाँ पे मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस में हम नॉलेज प्रोवाइड करा सकते हैं, और सबको क्या कर सकते हैं, इंक्लूसिविटी हम इंश्योर कर सकते हैं। एक भाषणी प्लेटफॉर्म है जो एआई का यूज़ करता है प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट सर्विसेज लीगल रीजनल लैंग्वेजेस में। तो आप इन सभी चीज़ों को अपने आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हो कि जो भाषणी प्लेटफॉर्म है वो क्या करता है, एआई प्लेटफॉर्म है जो रीजनल लैंग्वेजेस में गवर्नमेंट सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के लिए यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। फर्दर डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग, हमारे पास एक प्रॉपर डेटाबेस क्रिएटेड होगा कि कौन से लोग का क्या सिचुएशन है, डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल के बारे में डेटा रहेगा, तो हम ये चीज़ एनालाइज कर पाएंगे कि हमारी पॉलिसी किसके सेंट्रिक होनी चाहिए, कौन से लोगों की क्या नीड है। तो एक जब डेटा हमारे पास होगा तो हम एक डेटाबेस क्रिएट करके प्रॉपर वे में एनालाइज कर पाएंगे अपने पॉलिसीज़ को, तभी जाके हम एनालिसिस के थ्रू क्या कर पाएंगे, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग कर पाएंगे। इससे ट्रांसपेरेंसी भी इंप्रूव होगी और उसके साथ साथ पॉलिसी में इफेक्टिवनेस भी आएगी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी बताया गया है कि इंडिया का जो अर्बन डेटा एक्सचेंज है वो एआई को यूज़ करता है ऑप्टिमाइज करने के लिए अर्बन सर्विसेज में, जैसे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया और वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम हो गया। तो ये सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है वहाँ पे, ठीक है। जुडिशियरी में किस तरीके से एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं हम, तो एआई इंप्रूव करेगा जुडिशियल एफिशिएंसी बाय ऑटोमेटिंग केस मैनेजमेंट। एआई के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, केस मैनेजमेंट को ऑटोमेटेड वे में कर सकते हैं। उसके साथ साथ प्रायोरिटाइज करना केस को, कि किस तरीके से कौन सा केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंगली क्या करना, उसको डील करना। फर्दर उसके आउटकम्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं लीगल रिसर्च को, ठीक है, क्योंकि एक डेटाबेस क्रिएटेड होगा तो उस तरीके से हम कर सकते हैं। सुवास एक प्लेटफॉर्म है, सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर है, एक एआई बेस्ड ट्रांसलेशन टूल है जो लैंग्वेज गैप को ब्रिज करता है लीगल प्रोसीडिंग्स में, ठीक है। लैंग्वेज कभी एक बैरियर ना बने, इस चीज़ को इंश्योर करता है। सुवास ऐप है, सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, जो एआई बेस्ड ट्रांसलेशन टूल है, जो कि क्या करता है, अनुवाद करता है सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स का, ताकि हर किसी को समझ में आ सके और गैप जो है लैंग्वेज बैरियर को हम ब्रिज कर सके, ठीक है। तो जुडिशियरी में हमने यूज़ देख लिया। अलॉन्ग विद दैट अगर हम देखें डिजास्टर मैनेजमेंट में किस तरीके से यूज़ कर पाएंगे, तो एआई ड्रिवन सिस्टम से, जैसे हमारे पास राहत है, रैपिड एक्शन फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ऐप है, राहत ऐप है, जो हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने में नेचुरल डिजास्टर्स को, जैसे फ्लड्स को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। उसके बाद अर्ली वार्निंग प्रोवाइड कराना, उसके बाद इवैक्यूएशन सपोर्ट प्रोवाइड कराना, सर्च ऑपरेशंस में हो गया, या फिर रेस्क्यू ऑपरेशंस हो गए इमरजेंसी टाइम पे भी। तो इन सभी चीज़ों में क्या कर सकते हैं हम, एआई का यूज़ बहुत इफेक्टिव वे में हम क्या कर सकते हैं, ताकि एआई को हम सही तरीके से यूज़ कर पाए, जो कि आज यूज़ भी हो रहा है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि
कि हमने यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ी भी है कि क्या क्या किया जा सकता है। अलॉन्ग विद दैट एग्जाम्पल भी, अगर आप आर्ग्यूमेंट इस तरीके से लिखोगे कि आप एक टॉपिक लिखो, फॉर एंड अगेंस्ट यहाँ पे लिख दो, एक सब टॉपिक उसको आप डिफाइन करो और एक एग्जाम्पल, जैसे कि आप देख रहे हो कि एजुकेशन के बारे में बताया हमने, तो एक एजुकेशन का एग्जाम्पल दिया है। हेल्थ केयर के बारे में बताया किस तरीके से यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, एग्रीकल्चर का भी एग्जाम्पल दिया है। यहाँ देखो भाषणी प्लेटफॉर्म, इंडियन, ये सारी आप यहाँ पे एक राइटिंग पैटर्न देखो। इसलिए कहता हूँ कि जब आप मंथली मैगजीन रेगुलर फॉलो करोगे तो ग्रेजुअली आपका राइटिंग भी इस तरीके से सबकॉन्शियसली डेवलप हो जाएगा। और इस तरीके से जब आप आर्गुमेंट लिखते हो तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि मार्क्स अच्छे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ हमने देख लिया कि किस तरीके से मल्टीपल यूजेस किए जा सकते हैं एआई के गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक, फर्दर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक यहाँ पे है कि चैलेंजेस क्या है एआई के इंटीग्रेशन, क्यों हम एआई को इंटीग्रेट करने में हमारे चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फ्रेगमेंटेड डेटा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के डेटा जो है सही से हमारे पास अवेलेबल नहीं है प्रोपर डेटा में, प्रोपर वे में। जैसे यहाँ एग्जांपल आप देख सकते हैं कि नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी जो है विच एम्स टू स्टैंडर्डाइज द मैनेजमेंट ऑफ नॉन पर्सनल एंड एनोनिमाइज्ड डेटा फॉर ड्रिवन हैज नॉट बीन येट इम्प्लीमेंटेड। जो नॉन पर्सनल डेटा है या फिर ऐसे डेटा जो एनोनिमस है, उनको क्या करना है, स्टैंडर्डाइज करके उनको मैनेज करने का जो एक सिस्टम ये हमने डेवलप किया, उसको सही से अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो जब डेटा हम मैनेज करेंगे ही नहीं, उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे नहीं, तो एआई उसको किस तरीके से यूज़ करेगा अपने फंक्शनिंग के लिए और हमको सजेशंस देने के लिए। तो ये चीज़ हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर हम एआई का यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास एक डेटा सेट क्रिएटेड होना चाहिए जो कि इनपुट दे सके एआई को। ठीक है, फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है हमारे कंट्री में, पुअर इंटरनेट है, डिजिटल डिवाइड है, स्टोरेज की कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, कंप्यूटिंग इन रूरल एरियाज ये भी एक प्रॉब्लम है। अलॉन्ग विद दैट लैक ऑफ रोबस्ट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एआई के लिए स्टोरेज का क्लाउड स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, और डिजिटल डिवाइड जो कि मैंने बता दिया। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप है हमारे कंट्री में। ठीक है, एग्जाम्पल ले ले तो 2023 के एक डेटा के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि 45% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन स्टिल लैक्स इंटरनेट एक्सेस। जो हमारे कंट्री का ऑलमोस्ट हाफ, 50% में बस 5 कम है, यानी ऑलमोस्ट हाफ कहें कि हाफ परसेंटेज जो पॉपुलेशन का है वो आज भी इंटरनेट एक्सेस लैक करता है। अकॉर्डिंग टू स्टडी एक इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसके अकॉर्डिंगली जो डेटा, ये चीज़ आप अपने आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हो कि 2023 का डेटा, अभी रिसेंट लास्ट ईयर का ही डेटा है कि ये जो है ये चीज़ें मोबाइल एंड एसोसिएशन, इसके अकॉर्डिंग लगभग 45% जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की वो उसके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो ऐसे में किस तरीके से एआई का यूज एफिशिएंट वे में हम कर पाएंगे जब हाफ ऑफ द पॉपुलेशन के पास इंटरनेट एक्सेस ही नहीं है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ऊपर डिस्कशन करें तो इंडिया लैक करता है, एक एआई स्पेसिफिक लॉज नहीं है हमारे पास। ठीक है, जैसे यूरोपियन यूनियन के पास, उनके पास एआई एक्ट है, जिसके अगर हमारे पास लॉज नहीं रहेंगे तो एथिकल कंसर्न्स क्रिएट होंगे। ठीक है, डेटा प्राइवेसी के इशूज आएंगे और अकाउंटेबिलिटी के भी इशूज क्रिएट हो सकते हैं कि सबके डेटा को सिक्योर रखना इज द मेन बिग डील। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉज की भी जरूरत है और एआई स्पेसिफिक लॉज लाने की भी जरूरत है। स्किल गैप है, डिमांड सप्लाई गैप है हमारे कंट्री में। 1.4 लाख एआई प्रोफेशनल्स ही हैं इंडिया में, नेस्कॉम के अकॉर्डिंग, जो लिमिट करते हैं ग्रोथ को 1.5 बिलियन पॉपुलेशन में। ठीक है, जो एआई एक्सपर्ट्स है वो सिर्फ और सिर्फ 1.4 लाख हैं। कहीं से कोई भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप बैठा लो तो वो प्रोपोर्शनैलिटी बहुत ज़्यादा इक्वल वे में नहीं बैठेगी, इक्विटी यहाँ नहीं स्टैब्लिश होगी। ये नेस्कॉम के अकॉर्डिंग रिपोर्ट है। तो इससे क्या होता है, एआई का ग्रोथ लिमिटेड हो गया। डेटा प्राइवेसी का इशू जो कि हमने पहले ही पढ़ा कि सेंसिटिव डेटा इंक्रीज, जो सेंसिटिव डेटा ब्रीचेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आधार कार्ड लीक का केसेस हमने पहले देखा था, आधार डेटा लीक के ऊपर हमने केसेस देखा था डार्क वेब पे। ठीक है, तो ये भी चीज़ें बाद में और भी हो सकती है कि एआई रिलेटेड जो एआई पे जो डेटा हम प्रोवाइड कराएंगे इसको भी लीक किया जा सकता है। आईपी रिजीम हमारा वीक है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम, इंडिया रैंक करता है 42nd इन आईपी इंडेक्स। ठीक है, इससे क्या होता है कि लिमिटेड प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है और इंसेंटिव्स, ये सारी चीज़ें एआई इनोवेशन में लिमिटेड हो जाती हैं। एथिकल बायसेस हैं, ट्रेंड बायस डेटा हमारे पास डिस्क्रिमिनेटरी वे में इसका यूज किया जा सकता है, एथिकल कंसर्न्स रेज किया जा सकता है और फेयरनेस और एक्यूरेसी पे भी कंसर्न्स रेज हो सकते हैं। तो ये कुछ एक इसके चैलेंजेस हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या होने चाहिए, हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट एंड एथिकल ओवरसाइट पे हमें ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से एथिकली उसका हम यूज़ करेंगे, उसका ओवर यूज़ नहीं करेंगे, उसका मिसयूज़ नहीं करेंगे, और रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से हम करेंगे। सेकेंडली डेटा सोवरेनिटी एंड प्राइवेसी, डेटा को किस तरीके से हम सोवरेन रखें, उसको उसकी प्राइवेसी, बायसनेस, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी बायसनेस को हम रिड्यूस करेंगे, फेयरनेस प्रमोट करेंगे एंड ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करेंगे। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, हमें एक्सपैंड करना होगा इनिशिएटिव जैसे इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स जो है, ताकि हम प्रोवाइड करें एआई एजुकेशन इन अंडर सर्व्ड एरिया जो है उनको
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना, इंडिया एआई कंप्यूट कैपेसिटी जो बिल्ड करता है कि स्केलेबल एआई इकोसिस्टम विद 10,000 प्लस जीपीयूज टू सपोर्ट एआई स्टार्टअप्स एंड रिसर्चेज। एंड लास्टली साइबर सिक्योरिटी एंड मॉनिटरिंग में फोकस करेंगे, एआई का यूज करेंगे रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन के लिए और कंटिन्यूसली रिफाइन करेंगे हम अपने एआई पॉलिसीज़ को। तो ये सारे स्टेप्स लेंगे तब जाके इंडिया में एआई का सिचुएशन सही होगा। अब इंडिया में क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं टू प्रमोट एआई, इसको जरा हम देख ले एक बार। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे आता है नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर एआई, एनएसएआई है, जहाँ पे नेशनल स्ट्रैटेजी प्रमोट किया जाता है एआई के लिए। फर्दर नीति आयोग, ये नीति आयोग का एक एआई फॉर ऑल स्ट्रैटेजी है जो फोकस करता है हर से एआई इन सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन, जो कि हमने पीछे पढ़ा था। फिर इंडिया का एआई प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया कि हम एआई इनोवेशन प्रमोट करें, स्किल डेवलपमेंट प्रमोट करें, एथिकल प्रैक्टिसेस भी प्रमोट करें। फिर फर्दर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है जो डेटा प्राइवेसी को स्ट्रेंथन करता है और एआई रिलेटेड कंसर्न्स को एड्रेस करता है। इसके साथ साथ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई है हमारा जीपीएआई, इंडिया कोलैबोरेट्स ग्लोबली टू अलाइन एआई स्ट्रेटजीज विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। जो हमारे एआई स्ट्रेटजीज हैं उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करने के लिए हमने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई को भी ज्वाइन कर रखा है। साथ साथ स्किल डेवलपमेंट हमें इम्प्रूव कर हमने स्किल डेवलपमेंट इम्प्रूव करने पर फोकस किया। जैसे प्रोग्राम्स हमारे यहाँ स्टार्ट किए गए हैं हमारे कंट्री में, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ एंड फ्यूचर स्किल्स है, जहाँ पे हम यूथ को एआई के थ्रू एआई रिलेटेड डेटा के बारे में उनको अवेयर करेंगे, एजुकेट करेंगे और फ्यूचर के लिए स्किल्स रिलेटेड जो मैन पावर है वो क्रिएट करेंगे ताकि हम एआई में एजुकेशन को एक्सपैंड कर पाएँ, स्पेशली टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़ में। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट लास्टली हमने क्या 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 किया है, इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन पे ध्यान दिया है। इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स हमने इंप्रूव किया, जैसे यूएस इंडिया एआई इनिशिएटिव है जो कि हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या करना, एक्सप्लोर करना एआई की अपॉर्चुनिटीज़ को, इसका मेन गोल है। तो ये सारे इंडिया के द्वारा इनिशिएटिव्स लिए गए हैं एआई के सेक्टर में। तो ये चीज़ें हमने देख ली। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि किस तरीके से ग्लोबल लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे इंडिया एआई सेक्टर में इन्हांसमेंट करने पे फोकस कर रहा है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी। तो हमने यहाँ देख लिया कि गवर्नेंस में हम किस तरीके से एआई का यूज कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट हमने मल्टीपल सेक्टर्स में इस चीज़ों को देखा कि एजुकेशन सेक्टर हो या हेल्थ केयर सेक्टर हो, हर एक सेक्टर में हमने यहाँ इसके अपॉर्चुनिटीज़ को देख लिया, किस तरीके से हम जुडिशियरी में एंड एवरी सेक्टर हर जगह हम इसका यूज़ प्रॉपर वे में किस तरीके से करेंगे, हमने इन सब चीज़ों को देख लिया। इसी के साथ ये टॉपिक हमारे यहाँ पे खत्म होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे कुछ डेटा हैं, कुछ की हाईलाइट देख लेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ पे, हम बस इस पे फोकस करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे के ऊपर चलेंगे। यहाँ बताया जा रहा है कि इन राजीव रतूरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड ORS अदर्स द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द सेंटर टू फ्रेम mandatory rules under the Right of the Person with Disabilities Act 2016 to ensure accessibility in public places and services। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि ये पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया सेंटर को कि मैंडेटरी रूल्स फ्रेम करने के लिए इस एक्ट के अंदर, जिससे हम क्या कर सके, एक्सेसिबिलिटी इंश्योर कर सके डिसेबल एंड स्पेशली एबल पीपल का पब्लिक प्लेसेज एंड सर्विसेज में। ठीक, यहाँ पे कुछ स्टेटस हम देख लेते हैं। अगर हमें स्टेटस देखना हो कि क्या डेटा है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इन इंडिया में सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, तो 2.2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो हमारा है वो डिसेबल्ड है। 56% ऑफ डिसेबल्ड पर्सन जो है मेल है और 44% डिसेबल्ड पर्सन फीमेल है। 69% ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन जो है रूरल एरियाज में रहते हैं और 21% टोटल डिसेबल्ड जो है एल्डरली है, यानी 60 ईयर्स के अबव है। ठीक, ये है कि हाईलाइट्स में अगर देखें कि बैकग्राउंड क्या रहा है, ये क्यों जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो द जजमेंट इज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज, नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। इसके अंडर क्या किया गया, ये जजमेंट, इसके रिपोर्ट सबमिट किया गया था, इसके बाद इस चीज़ को लाया गया। ठीक है, फर्दर लेजिस्लेटिव गैप के बारे में बताया गया कि क्या गैप है, किस तरीके से यहाँ पे लूपहोल्स है। मैंडेटरी एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स क्या हैं, तो सेक्शन 40 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 का, उन्हें बताया जाता है कि रिक्वायर्स मैंडेटरी एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स टू बी फ्रेम्ड विद इन 3 मंथ्स। 3 मंथ के अंदर मैंडेटरी एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स को क्या करना है, फ्रेम करना है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेसिबिलिटी, तो यूनिवर्सल डिजाइन, कॉम्प्रिहेंसिव इंक्लूसिव अक्रॉस comprehensive inclusion across disabilities, integration of assistive technology and continuous consultation with
कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर शुड बी कंसिडर्ड वाइल कैरिंग आउट द एक्सरसाइज। अगर यहाँ बताया जा रहा है कि जब भी हम अगर कोई पॉलिसी फॉर्म कर रहे हैं पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ रिलेटेड, तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम यूनिवर्सल डिज़ाइन वहाँ पे प्रमोट करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव इंक्लूजन का ध्यान रखेंगे, असिस्टिव टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करेंगे और कंटिन्यूअस कंसल्टेशन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हम मेंटेन करेंगे। तो इन सबको कंसिडर करने के बाद ही हम ये जो एक्सरसाइज है इसको कैरी आउट करेंगे। टू-pronged अप्रोच इंश्योरिंग एक्सेसिबिलिटी इन एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस और एक्टिविटी। हमें एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस में, और साथ साथ ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्यूचर इनिशिएटिव्स को। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक, अब चैलेंजेस क्या क्या है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के सामने, तो ये चीज़ अगर हम देखें तो सबसे पहले एटीट्यूडनल बैरियर है। हम स्टीरियोटाइप करते हैं सोसाइटी में, स्टिग्मा रिलेटेड है डिसेबिलिटी से, प्रीजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन है जो कि उनके अपॉर्चुनिटीज़ को हिंडर करता है, और सोशल इंटीग्रेशन नहीं हो पाता उनका, या फिर एक साइकिल ऑफ एक्सक्लूजन या आइसोलेशन में वो फंस जाते हैं। सोशल बैरियर्स की बात करें अगर हम, तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो है फार लाइकली टू बी एम्प्लॉयड, एजुकेटेड और हैव सफिशिएंट इनकम। ठीक है, उनके पास प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल नहीं होता है, प्रॉपर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं अवेलेबल हो पाती, या फिर उनके पास सफिशिएंट इनकम नहीं हो पाता। मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, जो कि प्रिवेंट करता है उनको उनके राइट्स को इंजॉय करने से। फर्दर ट्रांसपोर्टेशन बैरियर्स हैं, इनएक्सेसिबिलिटीज़ हैं जहाँ पे बिल्ट इन्वायरमेंट उनके अकॉर्डिंगली नहीं क्रिएट किया गया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डिसेबल फ्रेंडली नहीं रहता है, कम्युनिकेशन चैनल्स में प्रॉब्लम है जो कि हमने प्रीवियस अपने लेक्चर में एक आर्टिकल पे डिस्कस किया था इससे रिलेटेड। फर्दर सीवियरली इंटरफेयर करता है ये चीज़ें पर्सन विद डिसेबिलिटी में जो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं सोसाइटी में। वर्ल्ड रिपोर्ट है ये डिसेबिलिटी के ऊपर, ये चीज़ें हैं। फिजिकल बैरियर है यहाँ पे हमारा कि दीज आर स्ट्रक्चरल ऑब्स्टेकल्स मेनली रिलेटेड टू डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडोर एंड आउटडोर फैसिलिटीज दैट ब्लॉक मोबिलिटी। ठीक है, इंडोर और आउटडोर फैसिलिटीज बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे हम डिसेबल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डिजाइन करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है उनकी मोबिलिटी ब्लॉक हो जाती है, वो सही तरीके से लोग को सही तरीके से वो मूवमेंट करने में उनको बहुत सारे बैरियर्स का सामना करना पड़ता है। फर्दर कम्युनिकेशन बैरियर्स है क्योंकि बहुत सारे लोग डिसेबल्स के लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, ना वो सामने वाले के लोगों के लैंग्वेज को समझ सकते हैं। किसी को हियरिंग एड है, सम आर सफरिंग फ्रॉम स्पीकिंग एड, रीडिंग एड, राइटिंग एड, तो बहुत तरह के प्रॉब्लम, डिसलेक्सिया हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो उनको फेस करना पड़ता है जो कि सोसाइटी से उन्हें अलग कर देती हैं। पॉलिसी एंड प्रैग्मेटिक बैरियर्स हैं, इनकन्वीनियंट शेड्यूलिंग है, एक्सेसिबल इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है, अगर इक्विपमेंट्स हैं भी तो वो एक्सेसिबल नहीं है, यानी वो अफोर्डेबल नहीं है, लिमिट करता है इफेक्टिव डिलीवरी को उनके पब्लिक हेल्थ केयर प्रोग्राम्स को। ठीक है, अब इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं जो कि वेलफेयर किए जाए पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के, तो सबसे पहले हमारा राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है 2016 का, जिसको इनेक्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। ये कन्वेंशन को क्या करने के लिए, इफेक्ट देने के लिए, यानी इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी को क्या किया जाता है, डिफाइन किया गया है कि इस तरीके का पर्सन जिसको लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इंपेयरमेंट है, या फिर उसको हिंडर किया जाता है इफेक्टिव पार्टिसिपेशन सोसाइटी में इक्वली विद अदर्स, ये सारी चीज़ें। इट ऑल्सो डिफाइंस पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज ए पर्सन विद नॉट लेस देन 40% ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज। ठीक है, किस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है, टोटल 21 कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन की गई डिसेबिलिटीज़ की। ठीक है, फर्दर किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करना है डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे कि ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हो गया, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, तो इसके ऊपर भी फर्दर डिस्कशन किया गया है। फिर हमने स्टैट्यूटरी बॉडी भी इस्टेब्लिश की है, जैसे रिहैबिलिटेशन काउंसिल है इंडिया में, जो आरसीआई एक्ट, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के तहत ये चीज़ इस्टेब्लिश किया गया है, जहाँ पे हम रेगुलेट करते हैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग को और रिसर्च को प्रमोट करते हैं। उसके साथ साथ हमारे यहाँ नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पैल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज रिलेटेड जो हमारे पास नेशनल ट्रस्ट इस्टेब्लिश किए गए हैं। ठीक, फर्दर हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक इंटरप्राइजेज भी यहाँ पे हैं, जो दिव्यांग फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को भी यहाँ पे हम नेशनल दिव्यांग फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को हमने एस्टेब्लिश किया है, जिसका मेन गोल क्या है यहाँ पे कि ये प्रमोट करता है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को, स्किल ट्रेनिंग को, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स क्रिएट करना बाय एक्सटेंडिंग लोन्स एक्सटेंड करके। फर्दर आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश किया गया है, जहाँ पे हम आर्टिफिशियल लिम्स, हाथ पैर वहाँ पे क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, जो कि प्रोवाइड किया जाता है डिसेबल्ड पर्सनस को। हम एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन भी हमने स्टार्ट किया है, जिसको हिंदी में हम सुगम्य भारत अभियान कहते हैं, जिसका एम क्या है, एक्सेलरेट करना एक्सेसिबिलिटी को, अवेयरनेस क्रिएट करना और सेंसिटाइजेशन करना, यूनिवर्सल बैरियर फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, जाकि यहाँ पे जो डिसेबल पर्सन्स हैं उनको प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े।
फिर फर्दर हमारा नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2006 का एक्ट है, जो कि क्या करता है, आउटलाइन करता है स्पेसिफिक मेजर्स को एंड स्ट्रेटजीज को, ताकि हम इंश्योर कर सके प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज और उनको सोसाइटी में क्या कर सके, प्रॉपर्ली इंक्लूड कर सके। अब क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, तो हमें इनेबल करना होगा एक्सेस को हर मेन स्ट्रीम पॉलिसीज में और सिस्टम्स में एंड सर्विसेज में, ताकि जो डिसेबल्ड पर्सन हैं वो खुद को सोसाइटी से आइसोलेटेड फील ना करे और प्रॉपर वे में सही से खुद को एसोसिएट कर पाए मेन स्ट्रीम सोसाइटी से। फर्दर हमें इन्वेस्ट करना होगा स्पेसिफिक प्रोग्राम्स में एंड सर्विसेज में जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, ताकि हम क्या कर सके, उनको रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करा सके, सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करा सके और साथ साथ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करा सके। उसके साथ साथ पार्टिसिपेटरी अप्रोच, उनको हमें पार्टिसिपेटरी अप्रोच हमें अपनाना पड़ेगा, ताकि हम उनको एक्टिवली उनसे कंसल्ट करें और उनको एक्टिवली इन्वॉल्व करें पॉलिसी मेकिंग में, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज में, लॉज में, सर्विसेज में। ठीक है, कि उनके अलावा उनके बिना कुछ ना हो, जब उनके रिलेटेड हम पॉलिसी बना रहे हैं तो उनको उनके पार्टिसिपेशन को हम इंश्योर करें। उसके साथ साथ हम इम्प्रूव करें रिसोर्स कैपेसिटी को। उसके अलॉन्ग विद दैट हम क्या करें, प्रोवाइड करें एडिक्वेट फंडिंग एंड अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव करें, जो भी चीज़ें हम सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं उनके अफोर्डेबल हो। उसके साथ साथ हम पब्लिक अवेयरनेस इंक्रीज करें और अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करें डिसेबिलिटी के बारे में, कि लोगों को समझाएं कि डिसेबिलिटी किस तरीके से, क्या उनके लाइफ में क्या क्या बैरियर्स होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। थ्रू मूवीज़, बहुत सारी मूवी, जो अभी श्रीकांत मूवी आई थी उसने बहुत क्लोजली जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं उनकी लाइफ को बताया। फिर या फिर आप देखो चंदू चैंपियन मूवी जो अभी रिसेंटली आई थी, तो किस तरीके से जो पीपल डिसेबिलिटी से जूझते हैं उनके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके लाइफ की क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनको आपको पर्सनल लेवल पे फील कराया जाता है, यानी अवेयरनेस इसके थ्रू क्रिएट होती है। ठीक है, हम मूवीज़ इंटरटेनमेंट के सोर्सेज के थ्रू क्या करते हैं, आम लोगों के अंदर, कॉमन मैन के अंदर क्या करते हैं, डिसेबल पीपल के रिलेटेड जो है अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट कराते हैं या फिर उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं लाइफ के न्यू चैलेंजेस से, जो कि नॉर्मल पीपल इस चीज़ से बिल्कुल अनअवेयर रहते हैं कि ऐसे कुछ चैलेंजेस एग्जिस्ट करते होंगे। तो इन सब चीज़ों को हम अवगत कराते हैं उनसे। ठीक है, और हमें डेटा कलेक्शन, जो हमारा डिसेबल डेटा कलेक्शन है, इसको भी इंप्रूव करना है, ताकि हम सही तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ और पॉलिसी, उनके सेंट्रिक पॉलिसी बनाने के लिए हमारे पास एफिशिएंट डेटा अवेलेबल हो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस हैं सेफ गार्ड करने के लिए पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के इंटरेस्ट को। तो सबसे पहले प्रियम्बल में देखें तो सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, हर तरह की जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्सी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीज़ों को सिक्योर करना हर एक सिटीजन के लिए, यानी यहाँ पे हमने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, हमने सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड कराए हैं। ठीक है, फर्दर फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ। उसके साथ साथ आर्टिकल 19 है जो फ्री टू मूव एंड एक्सप्रेस वन सेल्फ, ये राइट प्रोवाइड कराया जाता है। आर्टिकल 21 है जो राइट टू लाइफ लिव विद डिग्निटी प्रोवाइड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्दर आर्टिकल 41 है जहाँ पे पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड कराना है केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, यहाँ पे इसके बारे में बात की गई है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज को भी प्रोवाइड कराई गई है अंडर 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल्स, जहाँ सोशल वेलफेयर के बारे में, वेलफेयर ऑफ हैंडीकैप्ड, मेंटली रिटार्डेड पीपल के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया अंडर 26 ऑफ आर्टिकल 243G। एंड सेफ गार्ड करना है हमें वीकर सेक्शंस को एंड इसमें इंक्लूडेड है हैंडीकैप्ड एंड मेंटली रिटार्डेड 243W के अंदर ये चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें डिसेबल्ड पीपल के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा खत्म होता है। अब एक छोटा सा डेटा है जो प्रिजन के बारे में इंडिया में, जो कि आप कभी आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो, तो ये मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। तो बताया जा रहा है कि रिसेंटली जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट रिलीज किया जिसका नाम क्या, टाइटल प्रिजन्स इन इंडिया मैपिंग प्रिजन मैनुअल्स एंड मेजर्स फॉर रीफॉर्मेशन एंड डीकंजेशन। ठीक है, की इनसाइट्स क्या क्या थे इसके, तो प्रिजन मैनुअल्स ऑफन रेफर टू एसेंशियल सैनिटेशन एंड कंजर्वेंसी वर्क एज मिनाइल एंड डिग्रेडिंग परपिचुएटिंग एज हियरार्किकल व्यू ऑफ लेबर। ठीक है, जिस तरीके के लेबर्स वहाँ पे हैं उसके बारे में, जिस तरीके काम कर रहे हैं तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। मेन डेटा यहाँ पे है कि बेल रिजेक्शन, तो रिजेक्शन रेट फॉर बेल एप्लीकेंट जो है बहुत ज़्यादा हाई है हमारे कंट्री में। ठीक है, ओवर 52% ऑफ द केसेस वेयर अक्यूज्ड वेयर इन कस्टडी फॉर मोर देन अ ईयर वेयर स्टिल पेंडिंग एट एविडेंस स्टेज इन 2023। 2023 का डेटा है कि लगभग 52% केस ऐसे हैं जहाँ पे अक्यूज जो कस्टडी में है उनके केसेस को स्टिल पेंडिंग में रखा गया, वहाँ पे हियरिंग नहीं सुनाई गई है। ठीक है, प्रिजन में मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसे प्रॉब्लम्स अभी प्रिवेल करते हैं। डिवीजन है प्रिजन में वर्क का कास्ट सिस्टम के बेसिस पे वहाँ पे। ठीक है, जो कि सुकन्या संथा केस के अंडर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है। और जो प्रिजन्स है ओपन प्रिजन्स का हम अंडर यूटिलाइजेशन करते हैं। तो ये सारे डेटा है। टेक्नोलॉजी का प्रिजन्स में यूज करना, तो ई प्रिजन एक ऐप है, उसके साथ साथ मॉडल प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट है यहाँ पे हमारा। फिर फास्टर एक सिस्टम हमने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डेवलप किया गया है
जहाँ पे हम रिजॉल्व करेंगे डिले इन कम्युनिकेशन को बेल ऑर्डर्स के ऊपर और कोर्ट के अंदर प्रिजन रिलेटेड केसेस को, जिसका फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। उसके साथ साथ लास्टली इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो कि क्रिएट करता है एक ऑटोमेटिक चैनल बिटवीन कोर्ट्स, पुलिस एंड प्रिजन्स, और रिड्यूस करता है अनजस्टिफाइड डिले इन कस्टडी केसेस। ठीक है, तो ये कुछ प्रिजन रिलेटेड डेटा थे जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, जो कि आप कभी आंसर राइटिंग में अगर ऐसा रिलेटेड कुछ आता है तो मैं भी मेंशन कर सकते हैं। कुछ एक डेटा आप अपने नोट्स में इसको मेंशन करके आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसी का ये टॉपिक भी यहाँ पे हमारा खत्म होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन हमारा है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। हम इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, इसका रूट क्या क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स इन्वॉल्व हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड इंडिया के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो एक साल पहले इसको अनाउंस किया गया था, जो कि एक ट्रांसनेशनल कॉरिडोर, यानी यहाँ मल्टीपल नेशंस इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ये एम्बिशियस ट्रांसनेशनल कॉरिडोर था, जिसका नाम क्या दिया गया था, IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, जिसका प्रोग्रेस एंड रोड ब्लॉक क्या क्या किस तरीके से चल रहा है, इसको हम देखेंगे यहाँ पे, और यहाँ एनालिसिस करेंगे क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो अगर इसके बारे में अगर हम जाने तो एक MOU साइन किया गया था बिटवीन द लीडर्स ऑफ इंडिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरेबिया, UAE एंड US एट द G20 समिट 2023 इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जब G20 समिट हुई थी लास्ट ईयर, तो इसमें ही इसको साइन किया गया था, जहाँ पे ये मल्टीपल कंट्रीज, इंडिया हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया हमारा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरेबिया, UAE एंड US, इन सारे कंट्रीज ने मिलकर इसको साइन किया था कि हम एक कॉरिडोर बनाएंगे, डेवलपमेंट कॉरिडोर, जिसका नाम होगा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC, जिसका मेन पर्पस क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को और भी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करना। इसका एम अगर आप देख सकते हैं तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट था ये, जिसका मेन एम आई एम सॉरी कनेक्टिविटी ये प्रोजेक्ट था, जिसका मेन एम था डेवलप करना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पोर्ट्स को डेवलप करना, रेलवेज, रोड्स, सी लाइंस एंड पाइपलाइन डेवलप करना, ताकि हम ट्रेड को इन्हांस कर पाए बिटवीन इंडिया, अरेबियन पेनिनसुला, मेडिटेरेनियन रीजन एंड यूरोप। यानी वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग एरियाज से लेकर डेवलप्ड एरियाज को हमारा यहाँ मेन गोल क्या था, कनेक्ट करने का गोल था। ये दो सेपरेट कॉरिडोर्स में इसको हमने डिवाइड किया था। सबसे पहला ईस्टर्न कॉरिडोर था, जो इंडिया को गल्फ से कनेक्ट करता है, इंडिया को गल्फ से कनेक्ट करेगा, और नॉर्दर्न कॉरिडोर था जो गल्फ को क्या करेगा, यूरोप से कनेक्ट करेगा। तो ये एक कनेक्टिंग यहाँ था, जिसको यहाँ पे हमने इसको ईस्टर्न कॉरिडोर कहा था, क्योंकि ये ईस्टर्न साइड पे है। ठीक है, और यहाँ धीरे धीरे हम नॉर्थ की तरफ चले गए, तो दिस वॉज द नॉर्दर्न कॉरिडोर, जहाँ पे इंडिया और गल्फ एंड देन गल्फ एंड यूरोप को कनेक्ट किया गया यहाँ से, क्या, ताकि हम क्या कर सके, इंडिया से डायरेक्ट यूरोपियन कंट्रीज के साथ अपनी कनेक्टिविटी को इंश्योर कर सके। ठीक है, तो इकोनॉमिकली इसका बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस था, मतलब है था कि ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो यहाँ यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ कितने सारे कंट्रीज अवेलेबल हैं। प्लीज़ काइंडली वेट गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया है, फिर UAE हो गया हमारा, सऊदी अरेबिया, ये सारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, जहाँ पे इंडिया का मुंबई पोर्ट इसमें इंक्लूडेड है। फिर UAE का जबल अली पोर्ट है, उसके साथ अल गुआफत पोर्ट है, सऊदी अरेबिया का हरादा पोर्ट है, रियाद पोर्ट है, फिर हैफा पोर्ट इसराइल का, अल हदीदा पोर्ट सऊदी अरेबिया का, एंड पिरायस पोर्ट ग्रीस का। ये सारे पोर्ट्स इसमें इंक्लूडेड है, इंडिया के हो गए, UAE हो गए, ये सारे पोर्ट्स यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक, द प्रोजेक्ट फॉर्म्स पार्ट ऑफ पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इसका एक सब पार्ट था, ये चीज़ बताया जा रहा है। अब स्टेटस क्या है, तो इसके ऊपर हम देखेंगे, डेवलपमेंट चल रहा है। इसके सिग्निफिकेंस पे हमें ज़्यादा देखने की इंपॉर्टेंस है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे सिग्निफिकेंटली ये क्या करेगा, डाइवर्सिफाई करेगा कनेक्टिविटी को, एक अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड कराया जाएगा यहाँ कनेक्टिविटी के लिए एंड ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन के लिए। ठीक, अपार्ट फ्रॉम फिजिकल कनेक्टिविटी के अलावा ये प्रोमोट करेगा डिजिटल कनेक्टिविटी, ग्रीन एनर्जी कोऑपरेशन, और स्ट्रेंथन करेगा स्पिरिट ऑफ प्लूरीलैटरलिज्म को, यानी मल्टीपल कंट्री के साथ जो पार्टनरशिप होती है उसको हम प्लूरीलैटरलिज्म कहते हैं, तो इसको भी प्रमोट करेगा। ठीक, डिजिटल इकॉनमी हमारा प्रमोट होगा एंड ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर भी यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। तो उसके साथ साथ प्रोस्पेरिटी को हम क्या करेंगे, इन्हेंस करेंगे, किस तरीके से, तो इंक्रीज करेंगे यहाँ पे कंट्रीज के बीच में इन्वॉल्वमेंट, इंक्रीज फ्लो ऑफ एनर्जी एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, यानी IMEC के थ्रू बहुत सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगी। ठीक है, IMEC के अंदर मल्टीपल कंट्रीज है, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे कंट्रीज का पार्टिसिपेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे
मेंशन की गई हैं, ठीक है। तो आईएमईसी जो है इसमें इतनी सारी जब कंट्रीज खुद के साथ एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होंगी तो डेटा शेयरिंग, कल्चरल शेयरिंग, ये सब चीज़ें होंगी, तो प्रोस्पेरिटी भी इंक्रीज होगी। और हमें पता है कि मिडिल ईस्ट वन ऑफ द डिस्टर्ब रीजन्स है, तो शायद यहाँ पे हम एक पीस भी इंश्योर कर पाए। जियो स्ट्रेटजिक कंट्रीब्यूशन क्या है, तो इट एम्स एट रिड्यूसिंग ग्लोबल इकोनॉमीज रिलायंस ऑन क्रिटिकल मैरीटाइम चेक पॉइंट्स लाइक स्वेज कैनाल, ठीक है। स्वेज कैनाल से ही मेजर ट्रेडिंग जो रूट्स है वो स्वेज कैनाल के थ्रू ही होकर गुजरते हैं। तो यहाँ पे हम बर्डन इसका रिड्यूस करेंगे और एक इसके लिए अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमी रिलायंस इस पर रिड्यूस हो, मैरीटाइम चेक पॉइंट जो है ये, ठीक। और कंजेशन भी रिड्यूस होगा और ट्रेड रेजिलियंस को भी हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पे इम्प्रूव कर पाएंगे। उसके साथ साथ जियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस इसके जो है कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और इंटरडिपेंडेंस होगा, इंक्रीज होगा, जिससे हम क्रिएट कर पाएंगे एक नेसेसरी इम्परेटिव टुवर्ड्स पीस। हमने पहले डिस्कस कर लिया किस तरीके से मिडिल ईस्ट रीजन में हम कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर पाएंगे विद प्रॉपर कल्चरल शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंटरवेंशन, सब चीज़ के थ्रू आईएमईसी की हेल्प से। फिर जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या क्या है, एक अल्टरनेट अप्रोच प्रोवाइड करता है चाइना के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो ग्रो हो रहा है उसको, उसका अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम काउंटर कर पाएंगे चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, जहाँ पे चाइना मल्टीपल साइड से क्या कर रहा है, पोर्ट्स को एंड अदर कंट्रीज में को अपने कॉन्फिडेंस में ले रहा है और जो इंडियन ओशियन हो गया, पैसिफिक ओशियन, इन सब एरियाज में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स के थ्रू क्या कर रहा है, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर पाएंगे, प्रॉपर वे में उनके उसके इन्फ्लुएंस को थोड़ा सा कम कर पाएंगे, ठीक। तो ये चीज़ हमने देख लिया किस तरीके से ये क्या है हमारे लिए, ये ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या है, ग्लोबली क्या सिग्निफिकेंस है इसका, ग्लोबली क्या हेल्प करने वाला है आईएमईसी। अब हम देखते हैं कि इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है इसका। तो इंडो गल्फ रिलेशन जो है स्ट्रेंथन होगा हमारा, आईएमएसी इंप्लीमेंट करेगा एग्जिस्टिंग गोल्स को, जैसे इंडो गल्फ ट्रेड हो गया हमारा एंड इकोनॉमिक रिलेशंस हो गया, ठीक है। जिससे इंप्रूव होगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, हम इंप्रूव कर पाएंगे। एग्जांपल बताया जा रहा है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड बास्केट बिटवीन इंडिया एंड यूएई विद ग्रोथ ऑफ नॉन ऑयल ट्रेड। अभी तक हम जो गल्फ कंट्रीज उनसे मेजरली ऑयल में ट्रेड करते हैं, तो आईएमएसी के ऑपरेशन से क्या होगा, जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा तो क्या कर पाएंगे, इंडिया का ट्रेड बास्केट भी डाइवर्स होगा इंडिया और यूएई का, जहाँ पे हम नॉन ऑयल ट्रेड में भी ग्रोथ इंश्योर कर पाएंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ होगा इंडिया का कैसे, कि रीजनल ट्रेड प्रमोट होगा इसके थ्रू, क्योंकि कनेक्टिविटी और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा ये इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स आएंगे और डेवलप होंगे, डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल गुडविल भी इंडिया के मार्केट के लिए डेवलप होंगे, जहाँ पे हम ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ देख पाएंगे। कनेक्टिविटी हम क्या कर पाएंगे, फास्टर कनेक्टिविटी फॉस्टर कर पाएंगे। शिपमेंट जो है इंडिया से यूरोपियन मेनलैंड में एक्सपेक्टेड टू अराइव अबाउट 40% फास्टर जो है शिपमेंट अराइव करेंगे विद 30% कॉस्ट रिडक्शन, वाया स्वेज कैनल जो होता है उसके अकॉर्डिंगली 30% लेस कॉस्ट में हम क्या करेंगे, 40% फास्टर हम क्या कर पाएंगे, शिपमेंट कर पाएंगे। तो इससे इंडिया का ट्रेड भी बढ़ेगा और इंडिया की कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगी। और जियो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, जब यूरोपियन यूनियन के साथ हम कनेक्ट करेंगे, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, तो इंडिया का दो लार्जेस्ट ट्रेड ब्लॉक है उससे हम क्या कर पाएंगे, प्रॉपर्ली कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाएंगे ट्राइलैटरल वे में, जहाँ पे एक बड़ा स्टेप होगा इंडिया का अचीव करने के लिए इंडिया के एस्पिरेशंस को, जहाँ पे हम डेवलप कर पाएंगे फास्टर और एक ग्लोबल पावर की तरह बन पाएंगे। क्योंकि हम दोनों ट्रेड ब्लॉक्स जो यूरोपियन यूनियन है और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट ट्रेड ब्लॉक है, उसके साथ हम डायरेक्टली कनेक्टेड रहेंगे थ्रू इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईएमईसी के थ्रू, ठीक है। ये चीज़ें, अब इसके कुछ चैलेंजेस है, तो चैलेंजेस तो ऑब्वियस बात होंगे, जैसे हमारा हाई कॉस्ट है इसके डेवलपमेंट का और मल्टीपल कंट्रीज हैं तो उनके डिफरेंट क्या है, डिफरेंट गोल्स हैं, डिफरेंट कंसर्न्स है, तो उन सबको एक पेज पे लाना, उसके साथ साथ प्रॉपर वे में सबको अलाइन करना, सबके थॉट्स को उसको डेवलप करना विथ मेंटेनिंग पीस एंड प्रोस्पेरिटी एक बड़ा चैलेंज होगा। लिमिटेड जोग्राफिकल कवरेज है, ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज में इंक्लूडेड नहीं है, जैसे तुर्की हो गया, इजिप्ट, ईरान, कतर, ये सब चीज़ें ये आईएमएसी के पार्ट नहीं है, तो इसको भी इंक्लूड करना चाहिए ताकि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज को हम क्या कर पाए, इस रीजन के इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज को क्या कर पाए, इंक्लूड कर पाए। एग्जिस्टिंग रूट जो है उसको भी हम और अच्छा कर सकते हैं। ये चीज़ है रीजनल इनस्टेबिलिटी, जो कि हमने देखा मिडिल ईस्ट में इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती है, तो इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी। और ट्रेड के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये और ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि यहाँ से फेयर ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल है। उसके साथ साथ फाइनेंशियल कमिटमेंट की भी जरूरत है, क्योंकि फाइनेंशियल कॉस्ट इसका ज़्यादा है, तो उसके लिए सब कंट्री को सेम पेज पे आना पड़ेगा और इसको प्रॉपर वे में क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब अदर इंपॉर्टेंट रीजनल कॉरिडोर्स कौन कौन है उसके बारे में देखें तो इंडिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो इंडिया, रशिया, ईरान से रिलेटेड है, जो कि ट्रेड को इन्हांस करता है, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी डिफरेंट कंट्रीज के बीच में क्या करता है, इंप्रूव करता है। इसमें 13 मेंबर्स है, जैसे इंडिया, ईरान, रशिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्की,
यूक्रेन, बेलारूस, ओमान, सीरिया, यानी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, मेनली एशियन कंट्रीज जो भी हैं, अलॉन्ग विद सम यूरोपियन कंट्रीज, और हमारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो गई, इन सब के साथ हमने यहाँ पे क्या किया है, इंश्योर किया है कनेक्टिविटी को। बुल्गारिया एज एन ऑब्जर्वर स्टेट, इसको बुल्गारिया ने भी ज्वाइन किया, यानी इंडिया, एशिया और यूरोप के वन ऑफ द जो मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं और डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनका ये कॉम्बिनेशन है। तो ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है इंडिया को। साथ साथ चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके बारे में हम जानते ही हैं कि जहाँ पे सिल्क रोड इकोनॉमिक रूट यहाँ पे एक फॉलो होता है, उसका मैरीटाइम सिल्क रूट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे हमने इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के, सॉरी इंडिया म्यांमार नहीं, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया कि इसकी क्या यूटिलिटी है, क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बारे में हमने डिटेल में देखा कि ये क्या चीज़ है, कब इसका फॉर्मेशन हुआ था, इस पे सारे कंट्रीज ने कब एक्शन लिया था, और ये सब चीज़ हमने क्या किया, यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। जो हमारा अब लास्ट टॉपिक होने वाला है इसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। G20 समिट जो हुआ है अभी, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और इसके साथ ये टॉपिक, ये वाला पार्ट हमारा यहाँ फिनिश हो जाएगा। इसके बाद 2 पार्ट्स और बचेंगे, जिसको मैं जल्दी ही आपके सामने 2 से 3 दिन के अंदर क्या करूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा, और इसी के साथ हम बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। और जो रिसेंट नवंबर का हमारा मंथली मैगजीन आया है, उसको हम जल्दी ही ऑलमोस्ट अराउंड 25 दिसंबर क्या करेंगे, हम इसको फिनिश कर लेंगे, ताकि आप सही तरीके से रिवीजन कर पाओ। और जब नेक्स्ट मंथ में, जनवरी में जाके जब दिसंबर मंथ का हमारा करंट अफेयर्स आएगा, तो उसको ग्रेजुअली हम क्या करेंगे, फिर फिनिश करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर के साथ हमारा पार्ट 1 खत्म हो जाएगा, और 2 पार्ट और बचेंगे, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, जिसको मैं 2 से 3 दिन में उनको भी फिनिश कर दूंगा, ठीक है। यहाँ न्यूज़ में क्यों था, अगर ये देखें तो 18th G20 समिट अभी हुई है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, जहाँ पे थी, जिसका थीम था बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लानट। एक जस्ट वर्ल्ड बनाना, हमें जस्टिफाइड वर्ल्ड बनाना, और एक सस्टेनेबल प्लानट बनाना, इसका थीम था इस 18th G20 समिट का, ठीक है। अब G20 रियो जनवरी के बारे में देखें तो इस समिट में पहली बार अफ्रीकन यूनियन ने पार्टिसिपेट किया एज ए फुल मेंबर, क्योंकि पता है जब लास्ट ईयर, जब 2023 में इंडिया में हुआ था G20 समिट, तो अफ्रीकन यूनियन ने भी इसको ज्वाइन कर लिया था। तो इस बार जो है 17 समिट में अफ्रीकन यूनियन ज्वाइन किया, एंड 18 समिट में इसने फुल मेंबर की तरह इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। ब्राज़ील ने होस्ट किया था, ठीक। तो थर्ड ग्लोबल होस्ट अब कौन है, सबसे पहले इंडोनेशिया ने होस्ट किया था, उसके बाद इंडिया ने, एंड ब्राज़ील, यानी ये ट्रायोका हो गया हमारा, इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राज़ील, ये एक ट्रायोका था G20 का हमारा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट G20 समिट जो होगी वो साउथ अफ्रीका में होगी। तो अब बताया जा रहा है कि ब्राज़ील, इंडिया और साउथ अफ्रीका अब ट्रायोका में आ जाते हैं, ठीक है, जो कि ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं, और पार्ट है किसके, IBSA के एंड ब्रिक्स ग्रुपिंग के, ठीक है। अब की टेक अवेज क्या है इस समिट के, अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले G20 के रियो डी जेनेरियो लीडर्स डिक्लेरेशन है, जहाँ पे हमने सोशल इंक्लूजन का के बारे में डिस्कस किया, और फाइट अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी को हमने एक मेन प्लेटफॉर्म दिया, मेन डाइस प्रोवाइड किया, इस पे हम डिस्कशन करें, जहाँ पे हमने ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी के ऊपर डिस्कस किया। फर्दर ग्लोबल कोalition फॉर लोकल एंड रीजनल प्रोडक्शन, इनोवेशन एंड इक्विटेबल एक्सेस के ऊपर डिस्कशन हुआ। कमिटमेंट्स ऑन बेसिक नीड्स एंड नेसेसिटी, फॉर द फर्स्ट टाइम G20 कमिटेड टू मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज फॉर बेसिक सैनिटेशन के ऊपर रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए, रेसिज्म को कॉम्बैट करने के लिए, उसके साथ साथ रेशियल इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के ऊपर हमने क्या किया, एक कमिटमेंट लिया। उसके साथ साथ हमने हमारा दूसरा, इस डिक्लेरेशन के अंदर दूसरा फोकस एरिया क्या रहा, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन हमारा मेन एरिया इस पे रहा, जहाँ पे हमने स्टैब्लिश किया एक टास्क फोर्स ऑन ग्लोबल मोबिलाइजेशन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, जो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा और एड्रेस करेगा स्ट्रक्चरल बैरियर्स को, जो कि फॉस्टर करते हैं प्राइवेट कैपिटल फ्लोज को क्लाइमेट एक्शन के लिए, मेनली ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए फंक्शन करेगा। उसके साथ साथ रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस हमने इंडोर्स किया G20 रोड मैप को फॉर अ बेटर, बिगर एंड मोर इफेक्टिव मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, टैक्स ऑन सुपर रिच, ठीक है। लीडर्स ने पहली बार लीडर्स जो हैं एग्री हुए हैं कि इंगेज करेंगे हम कोऑपरेटिवली, ताकि हम इंश्योर कर सके अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स आर इफेक्टिवली टैक्स। जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है वर्ल्ड में, जो बड़े बड़े से मार्क जुकरबर्ग हो गए, वो नाम बोल रहा हूँ मैं, अपने बिल गेट्स हो गए, फिर अरे वो स्पेसएक्स वाले का नाम बिल्कुल ध्यान से उतर रहा है, वो तो वो हो गए, वो सारे चीज़ जो हैं, तो
हाँ इलॉन मस्क, इन सभी चीज़ों को हम टैक्स, इन सभी लोगों पे हम क्या करेंगे, टैक्स करेंगे। ठीक है। अब इसके ऊपर देखें तो ग्लोबल अलायंस जो हुआ है हमारा हंगर और पोवर्टी के ऊपर, तो यहाँ पे इसका नीड क्या क्या है इसके देखें तो बाई 2030 हमने टारगेट लिया है कि इतने पीपल विल लिव इन, बता टारगेट नहीं ये डेटा है कि इतने लोग जो है 2030 तक लगभग 600 मिलियन से ऊपर लोग एक्सट्रीम पोवर्टी में रहेंगे और लगभग 582 मिलियन जो लोग हैं हंगर फेस करेंगे। ठीक है। तो इसका एम क्या है कि हमें ग्लोबल एफर्ट्स को एक्सेलरेट करना था कि हंगर एंड पोवर्टी को हम क्या कर सके, इरेडिकेट कर सके, बिल्कुल खत्म कर सके। और 500 मिलियन तक कैश ट्रांसफर प्रोग्राम्स के साथ हम पहुंचेंगे लो इनकम कंट्रीज में बाय 2030, ताकि हम उनको प्रोवाइड कर जा सके हाई क्वालिटी स्कूल मील्स 150 मिलियन एडिशनल चिल्ड्रन को वल्नरेबल कंट्रीज में। अप्रोच क्या क्या है तो ग्लोबल लेवल पे हम वॉलंटरी पार्टनरशिप्स एंड कमिटमेंट के थ्रू क्या करेंगे, इसको ऑपरेट करेंगे। और उसके 148 मेंबर जो हैं इसमें हैं, जैसे 82 कंट्रीज हो गए, अफ्रीकन यूनियन हो गया, यूरोपियन यूनियन एटसेट्रा इंक्लूडिंग इंडिया। फंडिंग तो अभी तक फिलहाल कोई डेडिकेटेड फंड नहीं है, ये कंट्रीज को कनेक्ट करता है विद डिफरेंट डोनर्स एंड टेक्निकल सपोर्ट के थ्रू। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, हंगर एंड पोवर्टी के ऊपर डिस्कस करेंगे एंड इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हम हंगर एंड पोवर्टी को क्या कर सके, इरेडिकेट कर सके। G20 में मेंबर्स कितने हैं तो ये सारे मेंबर्स जो हैं ये G20 के मेंबर्स से आप देख सकते हैं। जो हमारे फ्रांस हो गया, हमारा फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान, जर्मनी, USA, UK, अलॉन्ग विथ रसिया, अफ्रीकन यूनियन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडोनेशिया, इंडिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड टर्की। ठीक है। ये सारे जो हैं G20 के मेंबर्स। ये लास्ट ईयर CAPF 2024 का जो पेपर 1 था उसमें एक क्वेश्चन भी आया था कि इसमें से कौन सी कंट्रीज G20 के मेंबर नहीं है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। कुछ मेंबर्स को एक ब्रीफ में तो आपको पता होना चाहिए ना कि इस कौन सी जो ट्रेड ब्लॉक है, कौन सी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके कौन से मेंबर है। तो G7 का आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर G7 के बारे में देखें तो ये जो छोटा सा ब्लॉक है जहाँ पे अब याद कर लो कि 4 यूरोपियन कंट्रीज हमारी यहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया, नहीं 3 और ये 4 ही हैं। ठीक है। इटली एंड जर्मनी, उसके बाद वहाँ UK एंड USA हो गया एंड जापान एक हो गया। तो आप इसको किस तरीके से याद कर सकते हो, फ्रांस और UK जो हमारे इंडिया में रूल करती थी, तो फ्रांस और UK दोनों आसपास की कंट्रीज़ हैं, आपको इस तरीके से याद रखना है। इटली जर्मनी इनका कुछ अपना इतिहास रहा है वर्ल्ड वॉर रिलेटेड, तो ये दोनों भी यहाँ पे हैं। ठीक है। फिर US और कनाडा दोनों आसपास की कंट्रीज है, ये दोनों है, और उसके साथ एक एशियन कंट्री जापान। तो आप G7 को इस तरीके से याद रख सकते हो कि हाँ ये कंट्रीज है। अब आप इसमें बस एक ऐड कर दोगे एक्स्ट्रा रसिया, तो ये G8 बन जाएगा। और G20 में फिर फर्दर कुछ और कंट्रीज ऐड हो जाती है, जहाँ पे अफ्रीकन यूनियन एक हो गया, चाइना आपको याद रखना है, 2 यूनियन आपको यहाँ पे याद रखना है कि अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन G20 में है। उसके साथ साथ एशिया के कंट्रीज़ को अगर हम देखें तो इसमें इंडिया है, जापान है हमारा, साउथ कोरिया है, टर्की है। ठीक है। ये हो गया। अगर हम साउथ अमेरिका में जाएँ तो ब्राज़ील हमारा हो गया, अर्जेंटीना हो गया। ठीक। उसके साथ साथ अगर एशिया में यहाँ पे एक साउथ अफ्रीका छूट गया था, सऊदी अरबिया छूट गया था, फिर ये साउथ अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया हमारा, इंडोनेशिया हो गया, चाइना हो गया। ये सारी कंट्रीज़ क्या हैं, G20 के मेंबर है। तो आपको ये चीज़ें ब्रीफ में ध्यान रखनी है। ये कब फॉर्म हुआ था तो 1999 में ये फाउंड हुआ था फॉलोइंग द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट ट्रेड ब्लॉक है जो कि ऑलमोस्ट 85% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक बहुत बड़ा ये चंक है पॉपुलेशन का। ठीक है। उसके साथ साथ 75%, ये 85% ग्लोबल GDP और 75% ग्लोबल ट्रेड, यानी दुनिया के 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है इसमें लाई करते हैं अफ्रीकन यूनियन के ज्वाइनिंग के पहले। अब जो कि अफ्रीकन यूनियन ने ज्वाइन कर लिया तो बहुत मेजर जो चंक ऑफ द पॉपुलेशन, यानी वर्ल्ड के ऑलमोस्ट मोर देन 70-60 मतलब 70 to 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो है इस G20 ग्रुप के अंडर लाई करती है। तो एक बहुत बड़ी ग्रुपिंग है जिसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है वर्ल्ड के ऊपर, तो इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है। तो इसी के साथ अब हमें किस तरीके से हम G20 की इफेक्टिवनेस को इन्हांस कर सकते हैं, इसका सजेशन है। तो परमानेंट सेक्रेटेरिएट हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर पे ध्यान देना, मिडिल इनकम कंट्रीज को इंपावर करना, अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क स्टैब्लिश करना, साथ साथ हम स्ट्रेटजिक कोऑर्डिनेशन करें UN एजेंसीज के साथ और ग्लोबल साउथ पार्टनरशिप करें प्रायोरिटीज़ के साथ हम। तो ये सारी चीज़ें करके हम क्या कर सकते हैं, G20 को और इफेक्टिव बना सकते हैं। तो G20 के मेंबर्स के बारे में हमने देखा, यहाँ पे G7 भी देख लिया, G8 भी देख लिया, और हमने ये भी देख लिया कि अभी क्या क्या डिक्लेरेशन हुए हैं, कहाँ पे G20 सबमिट हुई थी। इसी के साथ ये पार्ट 1 हमारा खत्म होता है। यहाँ पे हमने मल्टीपल टॉपिक्स को डिस्कस किया, एक बार समराइज कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले वी स्टार्टेड विद प्रीएम्बल, यहाँ पे हमने प्रीएम्बल के बारे में एक डिस्कशन किया। उसके साथ साथ उसके बाद हमने क्या किया, इंटरनल डेमोक्रेसी के बारे में जाना कि इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टीज को किस तरीके से इंप्रूव करेंगी।
फिर हमने गवर्नेंस और एआई के कॉम्बिनेशन के बारे में देखा कि किस तरीके से एआई गवर्नेंस को इंप्रूव करेगा और मल्टी सेक्टर में जुडिशियरी, हेल्थ केयर, डिजास्टर मैनेजमेंट सब में हम क्या करेंगे, एआई के थ्रू एडवांसमेंट ला सकते हैं। उसके साथ हमने पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के बारे में कुछ डेटा देखा, कुछ स्कीम्स देखे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखे कि क्या है क्या नहीं, क्यों ये न्यूज़ में था, ये सब चीज़ें हमने देख लिया। फिर उसके बाद हमने प्रिजन रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स देखे कि प्रिजन रिलेटेड क्या क्या रिपोर्ट्स है। प्रेसिडेंट ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, प्रिजन इन इंडिया मैपिंग प्रिजन मैनुअल्स एंड मेजर्स फॉर रिफॉर्मेशन एंड डीकंजेशन रिलेटेड, तो इसको भी हमने देख लिया। इंटरनेशनल रिलेशन में हमने इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में देखा कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है ग्लोबली, कौन कौन से कंट्रीज, कौन कौन से एरियाज इसमें इन्वॉल्व है, इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, और कौन से अदर इंपॉर्टेंट जो हैं रीजनल कॉरिडोर्स हैं, जैसे INSTC हो गया, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और चाइना लेड जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इस पर हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे एक छूट गया था जो मैं बता दूँ कि ट्रांस कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट है, मिडिल कॉरिडोर, जिसमें चाइना और यूरोपियन यूनियन थ्रू सेंट्रल एशियन, कॉकेसस, तुर्की, ईस्टर्न यूरोप, ये सारी कंट्रीज भी क्या क्या है यहाँ पे इन्वॉल्व हो, कि 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है। और लास्टली हमने G20 समिट के बारे में देखा, क्या क्या इसमें विजन लिए गए थे, और ये चीज़ हमने डिस्कस कर लिया। तो इसी के साथ ये आर्टिकल हमारा पार्ट 1 जो अपना जो ये है विजन IAS का विजन के नवंबर मंथ को हमने क्या किया, इसके मल्टीपल जो पार्ट है, जो 3 पार्ट्स में हम डिस्कस करते हैं, तो हमने डिस्कस कर लिया। पार्ट 1 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक का था वो भी आपके पास हो चुका, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी हमने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या ओवरऑल इस मैगजीन में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ताकि जिन्हें पढ़ना है वो पढ़ सके। ठीक है। और ये सेकंड जो हमारा पार्ट 1 था, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब पार्ट 3 एंड पार्ट 4 बाई 25 टू 26 दिसंबर मैं इन पार्ट्स को भी आपके सामने प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे क्या होगा, आपके पास टाइमली ये चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी, आप अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी टिल द लास्ट। सब्सक्राइब कर ले चीफ CAPF को, और आप सही से पढ़ाई करें। जय हिंद।